जैसे अस्तित्व है, मतलब वर्तमान में सब कुछ है, तो मतलब शुरू से अंत इसमें ना शुरू है ना अंत है, तो इसका मतलब जो जागृति क्रम जागृति मतलब ये सब कुछ हमेशा से था ही। मतलब थोड़ा सा उसको ऐसे ही वो थोड़ा माइंड बॉगलिंग सा लगता है सोचने में कि ना शुरू है ना अंत है, तो इसका मतलब जागृति भी है ही। मतलब वो थोड़ा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में थोड़ा समय लग रहा है। नमस्ते श्रवण भैया, स्वागत है। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को नमस्ते। हाँ, नमस्ते भैया। हम्म, नमस्ते। तो दीदी अस्तित्व तो है, ये तो देखिए पहले इस चीज को हम तर्क पूर्वक अपने में स्थापित कर ले, मतलब है ना, लॉजिकल लेवल पे तो इसमें कोई समस्या नहीं लगती है कि मतलब अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है, इसको हम अपनी कल्पनाशीलता को फैलाते हुए सोच सकते हैं। अभी हम धरती पर रहते हैं तो धरती तक तो सोच ही सकते हैं कि भाई हमारे जन्म से पहले भी ये धरती थी, है ना। लिखित इतिहास ही मानव जाति का कुछ 5,000 10,000 साल तक का है। उससे पहले का अलिखित इतिहास भी बहुत कुछ है। और फिर धरती के बाहर भी अभी विज्ञान ने तो हमको पूरे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी और इतनी सारी चीजें बता दी। तो ये अस्तित्व तो सदा से था, है ना। इकाइयों का आना जाना बना रहता है। आना जाना इन द सेंस बनना बिगड़ना। मतलब जो पेड़ 1,000 साल पहले था वो आज नहीं है ना। जो मानव 1,000 साल पहले था वो आज नहीं है। जो शेर 1,000 साल पहले था वो आज नहीं है। और कई धरतियां भी ऐसी होंगी जो किसी समय नहीं थी, आज है ना। और किसी समय थी और आज नहीं है। जब समय को हम अरबों खरबों सालों तक फैला लें तो धरतियों का भी बनना बिगड़ना जो है वो रहता ही होगा। मतलब तो ये सब कुछ अगर आपको लगता है कि माइंड बॉगलिंग सा लगता है, वो कोई कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन कल्पनाशीलता में भी इसको बार बार लाएं तो ये स्थिर होता है। ये मेरे को काफी बार ये लगता है कि हम बच्चों को ना, जितना ये ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस और अलजेब्रा, ये बच्चों को भी बड़ा माइंड बॉगलिंग लगता होगा शुरू शुरू में। हम भी जब पढ़ते थे तो हमें भी माइंड बॉगलिंग लगता था। लेकिन लेकिन उस पर जब ध्यान देते रहते हैं तो फिर अपने में जाके वो स्थिर हो जाता है और आसान भी किसी समय पे आके लगता है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। तो जैसे भैया जैसे आवर्तनशील है वो संगठन विघटन से तो समझ आता है, पर जब जीवन परमाणु बन जाता है फिर वो सदा सदा रहता है, तो मतलब जो जीवन परमाणु है अस्तित्व में वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो तो हमेशा के लिए बन गए, तो वो चीज कैसे एक्सप्लेन होती है? मतलब आवर्तनशील तो बाकी चीजों में हम देख सकते हैं, पर ये चीज तो है कि एक बार हो गई तो हो गई। एंड फिर जो उसका क्रम है, मतलब थोड़ा सा आई डोंट नो, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हाँ, एक्चुअली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपनी स्थिति में जैसे इसको देखता हूँ वैसे थोड़ा सा रख देता हूँ, फिर श्रवण भैया से भी मैं सुन लेंगे। तो दीदी मेरे को ना इसमें दो डायमेंशंस लगते हैं इसको जीवन परमाणु को देखने के या जीवन को देखने के। एक है कि मानव रूप में शरीर और जीवन है ना। हम आप सब जो हैं मानव रूप में हैं। तो हम जो मानव हैं, शरीर प्लस जीवन का संयुक्त रूप है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। कम से कम पहले इतना तो एक सेटल कर लें, ये इतना ठीक है हाँ जी भैया जी। है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीदी बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला मुद्दा ये है कि मैं मानव के रूप में शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं। और सभी मानव जो है वो शरीर और जीवन रूप है। बेशक रजत भाई इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, ये भी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है ना। पूरे दुनिया में जितने भी 700-800 करोड़ लोग हैं वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। और हजारों साल पहले भी मानव रहा होगा तो वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप रहा था। तो ये जो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, इसमें जन्म और मृत्यु के बीच में क्या करना है, इसकी स्पष्टता जो है ना, मेरे को लगता है कि ये ज्यादा आवश्यक है। और इस पे जैसे जैसे हम फोकस करते हैं तो फिर मरने के बाद में क्या होता है, वो जीवन परमाणु बना रहता है, वो दोबारा शरीर धारण करता है, इसको समझना है। उसको हम अभी अगर उसमें ऐसा लगता है कि कुछ अटकाव होता है तो उसको थोड़ा पेंडिंग में भी रख सकते हैं। वो ये जरूरी नहीं है अभी कि हम वो मरने के बाद में क्या होता है उसको समझने में सारी ऊर्जा लगा दें और जीते हुए क्या करना था वो उसकी तरफ हम ध्यान
ना दे पाए। तो जीते समय हमारी कुछ रोल है, हमारी कुछ भूमिका है, हम संबंधों में जी रहे हैं, हम इस धरती पर हैं, हमारा प्रकृति के साथ में एक भूमिका है, हमारी मानव के साथ में एक भूमिका है। उस भूमिका को हम समझ पाएँ। उस क्रम में जैसे-जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी, मेरे को लग रहा है मरने के बाद क्या होगा वो भी धीरे से और स्पष्ट होगा। शरण भैया आप कुछ ऐड करेंगे इस जी भैया, जी भैया। बढ़िया। तो ठीक है, मतलब ये सब प्रश्न तो ठीक ही है। एक्चुअली 3 सच्चाइयाँ हैं, एक दिन और चर्चा हुआ था कि मतलब एक तो जो नित्य है, यानी जिसमें कोई बदलाव भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है, और एक जो अमर है, जिसको हम लोग जीवन के रूप में पहचान रहे हैं अभी फिलहाल। तर्क अभी लगा रहे हैं, अभी कुछ लोगों के तर्क पचे होंगे, कुछ लोगों के नहीं पचे होंगे, कोई बात नहीं। तो अमर के रूप में जीवन को पहचानते हैं और अविनाशी के रूप में हम लोग जो भौतिक संसार का जो परमाणु है उसको पहचानते हैं कि वो भी अविनाशी है, उसका भी नाश नहीं होता। ये 3 प्रकार की सच्चाइयाँ हैं और ये हमेशा से हैं, हमेशा है। मतलब जब कहा जा रहा है अस्तित्व नित्य वर्तमान है, तो इसका मतलब एक्चुअली समय का जो कॉन्सेप्ट है, तो समय भी क्या क्रिया हो रही है। किसी क्रिया को हम पहचानते हैं कि कब तक हुई, उस अवधि को हमने कुछ समय के रूप में पहचाना। जैसे धरती सूरज का एक चक्कर लगाती है, तो हमको एक क्रिया वो पूरी लगी, तो हमने उसको 1 साल, 1 वर्ष का नाम दे दिया। फिर चूँकि धरती भी घूम रही है, उसके सारे सैटेलाइट भी घूम रहे हैं और धरती धरती सूरज सहित अपने मतलब सूरज अपने सौर मंडल सहित गैलेक्सी में भी घूम रहा है। इन सबको मतलब मानव ने काफ़ी इसमें लगा के कल्पनाशीलता को गणना करके फिर महीनों के रूप में पहचाना, फिर अपने दिन प्रतिदिन के कार्य विधि को जान में बाँटा। फिर देखा कि धरती जो है अपनी धुरी पर घूम करके भी एक चक्कर पूरा करती है, उसको 24 घंटे एक दिन-रात के रूप में पहचाना। तो ये समय एक्चुअली कोई वास्तविकता नहीं है, ये समय हमारे लिए सुविधा है। सुविधा के लिए हमने समय को अब हम क्या हुआ समय के खाँचे में सब चीज़ को देखने लगे। तो इसीलिए ये प्रश्न भी बनने लगा कि मतलब कोई चीज़ बना ही नहीं है, कोई चीज़ खत्म ही नहीं होगा। कब से है, कब तक रहेगा? ये सब इसलिए आया क्योंकि हम लोग का एक अभ्यास, जबकि समय कोई वास्तविकता नहीं है। समय जो है वो मानव के द्वारा कुछ चीज़ों को गणना करके और कुछ अपनी ज़िंदगी को, अपने गणनाओं को करने के लिए बनाई गई एक सुविधा है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सुविधा है, वैसे ही समय भी एक सुविधा है, वो बनाई गई। अब हम लोग सब चीज़ को उसके खाँचे में देखते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो जितना-जितना जीवन को ही शरीर मान करके और भौतिक पदार्थों को ही पूरा का पूरा अध्ययन का केंद्र मान करके जितना-जितना हमारी कल्पनाशीलता चलती है, उतना-उतना हमको ये प्रश्न तो बनता ही है कि जीवन भी मतलब अमर है, अब कब तक, कब से है, कब तक रहेगा, ये अस्तित्व भी कब से है, कब तक रहेगा। तो जो चीज़ है, उसमें कब से कब तक का प्रश्न नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि जैसे पदार्थ हैं, तो उनमें आवर्तनशीलता दिखती है। भई पानी है, वो गर्म होगा तो भाप बनेगा, ठंडा होगा, फिर पानी बनेगा और ठंडा होगा, बर्फ बन जाएगा। तो वो दिखता है। जीवन में भी आवर्तनशीलता है कि नहीं? तो जीवन क्रिया की अभी जब बाद में भी चर्चा हुई थी, तो उसमें संजीव भैया ने वो दिखाया था, प्रत्यावर्तन, परावर्तन शब्द उसमें जोड़े गए थे। तो एक्चुअली प्रत्यावर्तन, परावर्तन क्रिया चलते रहना ये आवर्तन है। मतलब समझना, जीना, समझना, जीना, समझना, जीना और फिर ये समझना, जीना एकदम से एक जो कहते हैं ना एकदम स्मूथ हो जाना, फ्लो में हो जाना, पहिया चल ही रहा है अब। अब कहीं कोई बाधा नहीं है, वो आवर्तनशील हो गया। तो जीवन का आवर्तनशील होना अभी शेष है। समझदारी और प्रमाण के बाद ही जीवन का आवर्तनशील होना होता है। तो प्रत्यावर्तन, परावर्तन की जो संयुक्त क्रिया उसको आवर्तन बोलते हैं। तो आवर्तनशीलता वहाँ भी है, वो परंपरा के लिए है, मानवीय परंपरा के लिए और मानवीय परंपरा में प्रमाण के लिए। तो इसलिए ये सारे प्रश्न तब तक ही हैं, जब तक हम शरीर को और समय को एक वास्तविकता मान करके और उसी के खाँचे ढाँचे में हर चीज़ को देखते हैं, तब तक ये प्रश्न हैं ही, सभी के हैं, आपके ही नहीं हैं, हम सबके भी हैं और जो भी बाहर अभी यहाँ नहीं सभा में बैठे हैं, उनके भी हैं, सभी के प्रश्न हैं कि भाई ठीक है, सूरज उगता है, सुबह शाम को डूबता है, सूरज घूमता है, धरती भी बनी होगी, सूरज भी बना होगा, इस पे पेड़-पौधे उग रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो पूरा एक्जिस्टेंस है, ये कब बना? तो अगर एग्जिस्टेंस बना,
तो फिर उसके बनने का मटेरियल क्या था और कहाँ बना, किस जगह में बना। एग्जिस्टेंस अगर बना तो किस जगह में बना, तो कोई जगह है उसी में बना। तो जब जगह पहले से ही है तो बना क्या चीज फिर। अब मतलब अगर तर्क लगाएंगे तो यहाँ जाता है ना, अगर ये एग्जिस्टेंस बना, ठीक है, तो बना तो फिर किस जगह में बना, क्योंकि बनने का मतलब कोई जगह चाहिए, वहां बना। तो फिर वो जगह जब पहले ही से थी, जगह में जगह बना। तो ये सब प्रश्न जो है जाकर के वहां तर्क जब एक थोड़ा लंबा जाता है तो खत्म होते हैं। फिर ये पचता है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है, व्यापक है, जो कि क्रिया शून्य है, जो कि स्थिर स्थिर है, मतलब क्रिया शून्य है। और बाकी जो इकाइयां हैं वो स्वयं में क्रिया है। क्रिया की अवधि को हम पहचानते हैं, उसी को काल बोलते हैं, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। वहीं से टाइम का कॉन्सेप्ट आया है। तो जितना जितना हमारा क्रिया पे फोकस है, उतना उतना हमारा टाइम पे ध्यान है। इसलिए हम हर चीज को टाइम के खांचे में देखते हैं। शायद बात कई बार रिपीट हुई होगी कुछ कुछ। जी जी भैया धन्यवाद। मतलब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, बट वो ये थोड़ा मतलब टाइम। हाँ, एक्चुअली तर्क आ जाना अपने में तर्क आ जाना ये अच्छी घटना है, लेकिन तर्क का तृप्त होना ये समझ का सूचक है। तो अभी तर्क तृप्त होगा ऐसा नहीं है, सभी के तर्क तृप्त हो जाते हैं। तर्क तर्क तृप्त होना ही समझ है। तो अभी क्या है, तर्क बन जाने को समझ बोल दिया गया। जी जी रजत भैया आप अनम्यूट किए। नमस्कार सभी शर्मा भैया। नमस्ते नमस्ते। एक प्रश्न उठता है जो शिल्पा दीदी ने भी पूछा कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और तो मैं इस पे थोड़ा सोच रहा था, तो क्या हम ये माने कि जो और ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अदर एनिमल्स, वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में, और हर 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 समय चक्र में एक ना एक स्पीशीज जो है वो, जैसे जब 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 सॉरी जब डायनासोर्स जब हुए तब उस समय वो लोग प्रखर थे बेसिकली, या उनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था। उसके बाद वो नष्ट हो गए, और वो सब आज की डेट में ऑयल एंड गैस के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो ये कुछ इसमें कुछ रिलेशन बन सकता है क्या? इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट, जो जिन एनिमल्स को हम लूज करते हुए जा रहे हैं, या जो कार्बन ऑक्सीजन हम कहीं और तरीके से नष्ट कर रहे हैं, उसका कन्वर्जन ही हो रहा है। आई थिंक दिस इज टू मच। एक्चुअली सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरा ये भी था कि ये तो हम देख रहे हैं कि चलो ह्यूमंस उससे आ गए होंगे, बट जो गठन पूर्ण हो रही है चीज वो बढ़ती जा रही है क्या अस्तित्व में, मतलब वो कैसे बैलेंस होती है? तो अभी तक तो तर्क ये बनता है कि एक धरती पर चार अवस्थाएं, 4 से 5वीं अवस्था की आवश्यकता नहीं लगती है, 4 अवस्थाओं की आवश्यकता लगती है। और चारों अवस्थाओं का होना जरूरी है इन चारों अवस्थाओं के पूरकता के लिए। मतलब उसमें जो अभी उच्च जो विकास है वो ज्ञानावस्था के रूप में है, तो कम से कम ज्ञानावस्था के लिए बाकी तीनों अवस्थाओं की आवश्यकता है। तो ज्ञानावस्था का मानव की संख्या जितनी होगी उसके हिसाब से सारी चीजें मतलब वो संसाधन, चूंकि नियम नियंत्रण संतुलन ये अस्तित्व में है ही है। तो अपने तो वो सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, रजत भाई कह रहे हैं या शिल्पा दीदी कह रही हैं, जो कुछ भी विज्ञान भी कह रहा है, तो वो सारी चीजें सच हो सकती हैं। अगर मोटा मोटी हम देखें, बच्चों वाली भाषा में देखें, तो 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाएं रहेंगी। 4 अवस्थाओं की पूरकता के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि आदमी ज्यादा होगा तो बाकी चीजें कार्बन और ये एनिमल और ये सारी चीजें खत्म ही हो जाएंगी, तो आदमी ही केवल आदमी ही रहेगा। मतलब अगर ऐसा होगा तो फिर वो खत्म हो जाएंगी सारी चीजें और केवल आदमी रहेगा, ये संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। फिर आदमी खाए पिएगा कहाँ। मतलब जीव जंतु भी जरूरी है, जीव जंतु नहीं रहेंगे तो वनस्पतियां नहीं इतनी समृद्ध होंगी, वनस्पतियां नहीं समृद्ध होंगी तो आदमी खाए पिएगा क्या। जानवर भी खा सकता था लेकिन जानवर भी खत्म हो गए, जानवरों के खत्म होने से वनस्पतियां खत्म हो गए। तो आप देखिए 4 अवस्थाएं बनी रहे, इसके लिए जो कुछ भी अस्तित्व सहज व्यवस्था है वो हमेशा बनी रहे। इसलिए मानव की जनसंख्या भी ऐसा नहीं है कि वो 10-20 हजार करोड़ हो जाएगी। अस्तित्व में नियंत्रण उपलब्ध है। अभी कोरोना में देख लीजिए, इतने सारे अपने जो है वो मतलब मेडिकल साइंस का इतना अपग्रेड होने के बाद भी करोड़ों की संख्या में लोग देश पूरी दुनिया में मर ही रहे हैं। मतलब सरकारी आंकड़ों के अनुसार जितने मरे हैं अब कम से कम भारत में, गैर सरकारी आंकड़े के अनुसार तो उससे बहुत ज्यादा मरे होंगे लोग।
तो कुल मिला करके अच्छा, फिर अब अगर इससे खतरनाक वायरस आ गया, तो कुल मिला करके नियम, नियंत्रण, संतुलन ये अस्तित्व में बना हुआ है। 4 अवस्थाएं धरती पे बने रहे, उनमें पूरकता, संतुलन बना रहे, इसके लिए अस्तित्व में एक व्यवस्था, क्योंकि अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है। मैं इसको तर्क की दृष्टि से ना व्यवस्था को इस तरह से देखता हूँ। सोम भैया जी। कभी कभी शिविर में इसको रखते हैं और मेरे को ये काफी लॉजिकली काफी सेटिस्फाइंग सा लगता है कि अस्तित्व में समृद्धि है। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको पानी चाहिए, पशु पक्षियों को पानी चाहिए और ह्यूमन बीइंग्स को पानी चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन पिछले 100 साल में 4-5 गुना हो गई। आज अगर 700-800 करोड़ है, तो 100 साल पहले कुछ 100-150 करोड़ टाइप ह्यूमन पॉपुलेशन थी इस अर्थ पे। अब सबके शरीर में 50 किलो पानी है, 50 लीटर पानी है। तो शरीर ज्यादा हो गए, तो ह्यूमन शरीरों में पानी ज्यादा हो गया, तो क्या समुद्र में पानी कम हो गया? तो एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, अस्तित्व में समृद्धि है, धरती पे बहुत पानी था, तो जितने भी शरीर बन रहे हैं उनके लिए जितना भी पानी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा पानी धरती पे है। मतलब ये एक बार हमें ऑब्जर्वेशन में आ जाए, इस तरफ हमारा ध्यान चला जाए, तो पानी ह्यूमन शरीर में है, मतलब मानव के साथ में है, और जब मानव नहीं है तब भी पानी है। तो इसी चीज को जीवन के साथ में भी रिलेट कर सकते हैं। जीवन कितनी मात्रा में है, कई बार ये आप लोगों के प्रश्न सही भाषा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि भैया शरीर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या जीवन नए बन रहे हैं या क्या है? तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जीवन की क्वांटिटी जो है, जीवन परमाणुओं की मात्रा में भी धरती पे समृद्धि है या अस्तित्व में समृद्धि है। जितने शरीर बनेंगे उतने शरीरों के लिए जीवन पहले से ही है, उससे ज्यादा जीवन उपलब्ध है। तो जो शरीर के साथ में नहीं है वो बिना शरीर के भी अस्तित्व में है, ही धरती पे है। जैसे कि जो पानी मानव शरीर में नहीं है, वो पानी बिना मानव शरीर के है ही बाहर। ऐसा देख सकते हैं तर्कपूर्वक। रजत भाई, ठीक लग रहा है इतना? जी, जी, जी भैया। हाँ? समृद्धि को हम ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे या हम आप जो बोल रहे हैं वो ये कह आवश्यकता, रहे हैं कि समृद्धि मतलब आवश्यकता से अधिक। जी। आवश्यकता से अधिक, जितने पानी की आवश्यकता है उससे ज्यादा पानी धरती पर उपलब्ध है। जितने हुँ, हुँ। जीवन परमाणुओं की आवश्यकता है उससे ज्यादा जीवन परमाणु उपलब्ध है। जितने जी। शरीर बन जाएंगे उतने शरीरों में जीवन परमाणु आ जाएगा। जिस तरह से जितने शरीर बन जाते हैं उतना पानी आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बाहर पानी में संतुलन बना हुआ है। ऐसा नहीं कि इधर पानी आ गया तो अब समुद्र सूख गया क्योंकि मानव ज्यादा हो गए। जी जी। आई थिंक जब हम साइंस में पढ़ते हैं उस साइकिल को, वाटर साइकिल को, तो हम्म, वहाँ तो हम यही देखते हैं कि बारिश में हुआ, फिर नीचे के ग्राउंड वाटर में गया, फिर ऊपर सर्कल में इवेपोरेशन हुआ और वो सब हुआ। लेकिन उसमें कहीं पर ये वाली बात नहीं आई कि जो पानी जो 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 लाइफ उसमें आ रहा है तो हाँ, उसका क्या हो रहा उसका है? बिल्कुल बिल्कुल है ना? हुँ। लेकिन ये बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे को लगता है हम बड़ी आसानी से इसको देख ही सकते हैं। और कितनी खूबसूरत, मतलब मजे की बात यह है कि जीवन बिना शरीर के रह ही सकते हैं, शरीर बिना जीवन के नहीं रह सकता। फिर उसी को तो हम हुँ। मृत शरीर बोल देते हैं, डेड बोल देते हैं। तो बस वो जीवन तृप्त नहीं है जो ऐसे रह रहे हैं, या जिन्होंने तृप्ति नहीं, मतलब वो तो मानव बनकर ही मिलेगी उनको, तो वो बिना तृप्त है वो। और दोनों हो सकता है तृप्त हो चुके हों शरीरों, क्योंकि शरीर तो परंपरा तो लाख साल, 1 लाख साल हो गए ना इस धरती पे। इस धरती को देखे तो। जी। जी भैया। बताइए, और कुछ प्रश्न? नहीं तो आगे बढ़े। अभी नॉर्मली मैं देखता था कि 18-20 लोग रहते थे। आज शायद त्योहार वगैरह का वीकेंड है तो 10 ही लोग हैं। तो मतलब
ये भी तय कर ले, मतलब कि अब कंटेंट को जितना आगे बढ़ा लेंगे फिर जो लोग मिसिंग है, या कुछ जनरल सवाल हो जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि भाई सेशन को बंद कर दिया जाए, तो एक जनरल बातें करने का कुछ मन हो तो वैसा भी चला सकते हैं और कंटेंट को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे सब लोग कहें वैसा करें। मेरे ख्याल से आप और श्रवण भैया डिसाइड कर लीजिए क्या ठीक रहेगा। नहीं, हम तो ठीक है। देखिए, मतलब जो मेरे को ऐसा लगता है कि क्लास तो चलनी चाहिए, लेकिन अब कभी-कभी परिस्थितियों के अनुसार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं कि अगर कुछ पुरानी जिज्ञासाएँ बनी हुई हैं, जैसे अभी तक की बात की, कुछ और इस तरह की जिज्ञासाएँ हो तो हम जिज्ञासाओं को भी हैंडल कर सकते हैं, उस पे थोड़ा और समय लगा दें, और नहीं तो फिर अपना अध्ययन को आगे चलाते हैं, अध्ययन बिंदु को। ऐसे ही मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे जो चीज़ बहुत ही अगेन बहुत माइंड बैफरिंग लगती है कि इतने सटल डिफरेंसेस हैं वर्ड्स में जो बाबा जी ने यूज किए हैं, बट उन्होंने क्योंकि वो परिभाषित किए हैं तो उसमें समझने में थोड़ा समय लगता है। जैसे सपोजिंग हम सोचें कि आशा और इच्छा, मतलब हम ट्रेडिशनली तो दोनों शब्दों को एक ही तरह से यूज करते आए हैं, दोनों का एक मीनिंग हो सकता है, बट उन्होंने बिल्कुल अलग तरह से इसको रखा है, तो समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है। जैसे भीगा, डूबा और घेरा, जैसे आगे जाके मैंने देखा इसमें उन्होंने 3 जगह पर 3 अलग-अलग उनको एक्सप्लेन किया इन वर्ड्स को, बट सुनने में एक से लगते हैं। मतलब ये बात तो खैर पहले भी आ चुकी है, तो वही जो बहुत सटल चीज है ना, वो चीज पकड़ने में बहुत समय लग रहा है। जैसे अभी शरवण भैया ने कहा कि समय के कॉन्सेप्ट को भी हम रिव्यू कर ले, तो समय लग रहा है भी इतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। बस ठीक जी। दिशा में चलते रहें, और ऐसा ऐसा लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, ये भी अपने आप में काफी तृप्तिदायक रहता है। बाबा जी से हम लोग पूछे, मतलब मेरा ही प्रश्न था कि किताब को पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता है, तो आगे पढ़ने का मन नहीं करता है। तो बाबा जी बोले छोटे बच्चे बन जाओ ना, बन जाइए आप, पढ़ते रहिए किताबों को। कहे देखिए जो शब्द जो आप सुन रहे हैं, पढ़ने का मतलब क्या हुआ? सुनना। पढ़ने का मतलब सुनना ही हुआ। तो आप जो पढ़ के सुन रहे हैं, इसीलिए कहा जाता था ना, हम लोग छोटे थे कि बोल बोल के याद करो तो याद हो जाएगा। तो एक्चुअली डबल एंट्री होती है, तो आप पढ़ रहे होते हैं तो सीधे सुन रहे होते हैं, मुंह से बोलते हैं तो कान को, अपने ही कान को सुना रहे होते हैं, तो डबल एंट्री होती है। तो वैसे ही मैं अनुभव दर्शन खूब चिल्ला चिल्ला के 2-3 बार पढ़ा हूँ, बोल बोल के छत पे जाके, बहुत मजा आता था। तो कहते थे कि आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको जितना पकड़ में आ रहा है उतना पकड़ में आ रहा है, जितना नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा, लेकिन पढ़ना या सुनना बंद ना करिए और करते रहिए अपना, क्या हड़बड़ी है? बंद कर देना गड़बड़ है। ये तो विज्ञान की काफी उपलब्धि है। देखिए, हम लोग अलग-अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग देशों में, और फिर भी जो है मतलब जो जैसे शरण भैया बता रहे हैं, बाबा जी ने भी बोला पढ़ते रहिए, समझ में आ जाएगा, और कुछ शंकाएँ होंगी तो कितनी आसानी से हम एक-दूसरे से बात भी कर लेते हैं। मतलब मैं तो कई बारी सोचता हूँ कि मतलब 100 साल पहले या 1000 साल पहले जब लोगों को ज्ञान की बातें करनी होती थी तो कितना मुश्किल होता था उनके लिए। तो अभी आज हम लोग वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड के ज्ञान पाने के लिए ये धरती पूरी तरह से सज चुकी है। किसी को ज्ञान की बात समझनी हो, किसी तरह की कोई बाधा नहीं है ना? कहाँ बैठे हैं, कौन-सा समय है, मतलब पहले इमेजिन कीजिए कि ये इतने वाहन भी नहीं थे और लोगों को कहीं जाना हो समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कैसे जाते होंगे, कितनी दूर जाते होंगे। अभी हम लोग अपने-अपने घर में बैठे हुए भी कितनी आसानी से पढ़ते-पढ़ते अपने डाउट्स भी आएँ और क्लियर भी कर सकें। काफ़ी कुछ रिकॉर्डेड मटेरियल यूट्यूब पे है, लाइव सेशंस भी कर सकते हैं। तो देखिए, मानव जाति के इतिहास में पिछली पीढ़ियों ने हमारे लिए काफ़ी काम कर दिया है ना? अब अब हमारी पीढ़ी जो है मतलब उसके ऊपर ये डिसाइड कर सकती है
कि इसको किस तरह से विवेकपूर्ण तरीके से हम इसका उपयोग कर पाए सार्थक दृष्टि से। समय से याद आया कि जैसे आपके लिए समय जो है इस समय 3 ओ क्लॉक होगा और मेरे लिए समय जो है इस समय 9:30 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ैक्ट मतलब जो आप बात कह रहे थे कि प्रोबब्ली ये वही चीज़ दर्शा रही है कि अपने आप में ये चीज़ कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने अपने-अपने सुविधा के लिए अपनी लाइफ़ को जो है व्यवस्थित करने के लिए कुछ एक एक तरीके का कुछ चला रखा है मतलब बहुत पीछे से। बढ़िया, बहुत बढ़िया रजत भाई। हम सब वर्तमान में ही हैं, समय अलग-अलग है। जी। जी, जी। या घड़ी में समय अलग है, हम सब वर्तमान में हैं और एक जैसे ही चर्चा कर रहे हैं। घड़ी में केवल समय अलग-अलग है। हुँ। अब बल्कि कोरोना से तो इतनी सुविधा हो गई कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, नहीं तो पहले जाना पड़ता था तो हम जा ही नहीं पाते थे, तो वो लोग इस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे थे पठन को। तो अब ये चीज़ शुरू हो गई तो कुछ महीनों में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बढ़िया। अंकित भाई बोलते हैं ना कि दिल्ली में हम लोग 6-7 साल, 8 साल तक जो है जीवन विद्या एक परिचय कभी खत्म नहीं कर पाए। क्योंकि गोष्ठी होती थी, अब पता चलता था कि 2-3 महीने, 4 महीने के गोष्ठी के बाद व्यक्ति सारे बदल जाते थे। तो व्यक्ति सारे बदल जाते थे तो फिर से शुरू करते थे। तो ये स्थिति थी क्योंकि वो सब अपने-अपने काम में फिर एक जगह इकट्ठा होना, आना दिल्ली की भीड़ में। तो अब क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जीवन विद्या एक परिचय 2-2 ग्रुप में पूरी हुई। दिल्ली मेंटर्स ग्रुप में भी पूरी हुई और यहाँ भी पूरी हुई। तो चूँकि इसमें ट्रैवल टाइम नहीं है और लोग अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय, जो घड़ी वाला समय है, वो तय कर ले रहे हैं और उसके बाद बातचीत हो रही है। किसी की कोई व्यस्तता है, सेशन नहीं अटेंड कर सकता, तो टेक्नोलॉजी ने रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी हाँ, दी है। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। 2:30 से 4 नहीं आ पाए तो जैसे बाद में कर लिया, 4 घंटे बाद देख लिया, है ना? जो कि वैसे पर्सनल मीटिंग्स में वो सारी चीजें नहीं थी। एक्चुअली वही कह रहे हैं ना, तकनीकी, अब इसी तकनीकी का आप सोचिए कि कितना सारा दुरुपयोग भी चल रहा होगा जिस समय हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। बहुत सारा तो हुँ। तकनीकी अपने आप में अच्छी चीज़ है। बस यही है कि विवेक हमारा है तो हम सदुपयोग कितना अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग इसी समय में जो बैठ करके इसका दुरुपयोग भी कर ही रहे होंगे। उपलब्धि तो सदुपयोग पे होती है ना। कोई भी उपलब्धि जो बोले ना, सदुपयोग ही सुख है और जो जिसका दुरुपयोग करेगा उससे वंचित हो जाएगा। सदुपयोग दुरुपयोग की 3 ही चीजें हैं, तन, मन और धन। मतलब कैसा लिंक हो जाता है। सदुपयोग दुरुपयोग आप क्या चीज का कर सकते हैं? तन का, मन का या जो प्राकृतिक संसाधन है इसका। तो इन्हीं 3 का सदुपयोग दुरुपयोग करना है। जिसका दुरुपयोग करेंगे उससे वंचित हो जाएंगे। तन का दुरुपयोग करिए, मन का करिए और प्राकृतिक संसाधनों का कर ही रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज घर के अंदर सुबह से 650 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है और घर के अंदर भी गला कुछ हमारा तो फंसता सुबह से दिख रहा है, आँख में जलन सी हो रही है। तो ये सब है। तो तन, मन, धन इनका दुरुपयोग करेंगे, इनसे वंचित, हवा से वंचित हो जाएँगे, पानी से, मिट्टी से। मतलब वही है कि हवा को थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, हवा खराब हो गई है तो। हवा दिल्ली की, एनसीआर की खराब हो गई है, तो उससे हवा को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो कंप्लेन करने थोड़ी आएगा या हवा को खाँसी थोड़ी आएगी। तो तन, मन, धन यही सदुपयोग दुरुपयोग की चीजें हैं, इन्हीं को अर्थ बोला है इसीलिए। इसका ही सदुपयोग दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं तो वंचित हो जाते हैं, सदुपयोग करते हैं तो सुखी हो जाते हैं और दूसरों के लिए भी सुखी सुखी होने का माध्यम बन जाते हैं। तो ये हम लोग धन का सदुपयोग कर रहे हैं, ये संसाधन ही है। और तन और मन का भी कर रहे हैं। तन मन साथ में लगा ही रहे हैं। देखिए, कल्पनाशीलता शिक्षा एक्चुअली है क्या? आप व्यवहारात्मक जनवाद पढ़ेंगे तो उसमें जन चर्चा के मुद्दे दिए हैं जगह-जगह पे कि ये जन चर्चा के मुद्दे हैं। तो वो क्यों मुद्दे दिए हैं? आदमी सोचे बिना रह नहीं सकता, आदमी बात किए बिना रह नहीं सकता, चर्चा किए बिना रह नहीं सकता। शिक्षा का काम क्या है? सोचने का और चर्चा करने का कंटेंट बदल दे बस, सही कंटेंट ला दे। इतना ही काम है शिक्षा का। आप सोचे बिना नहीं रह सकते। अब मान लीजिए हम लोग इस समय 10 लोग ये वाली कल्पना कर रहे हैं, बाकी
बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कल्पना में लगाए होंगे, अपने कल्पनाशीलता में कुछ कर रहे होंगे। तो जिसमें आप करेंगे उसमें उपलब्धि होगी। तो शिक्षा का काम यही है केवल, कल्पनाशीलता में जो कहते हैं ना गुणात्मक परिवर्तन होना, तो कल्पनाशीलता का कंटेंट क्या होगा और हमारा जो यह है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो चर्चा का कंटेंट है वो क्या होगा। तो कल्पनाशीलता में जो रहेगा वो चर्चा का कंटेंट रहेगा। जी। बढ़े, आगे बढ़े, फिर पढ़ना शुरू करें। थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। हाँ जी। जी जी, पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देव भाई हैं, सुनील भाई हैं, गोपाल जी हैं, विशाल जी हैं, संध्या दीदी हैं। बताइए जी, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेती हूँ भैया। ठीक है। प्राकथन। मैं अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन अर्थात मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित जीवन विद्या प्रबोधन कार्यकलाप के लिए बंधुओं को निश्चित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इस प्रयास में अपेक्षा यही है कि हर जीवन विद्या प्रबोधक इंगित सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे और सुस्पष्ट करेंगे। मैं अपने में इस तथ्य को अनुभव किया हूँ कि हर मानव का ज्ञान विज्ञान व विवेक संपन्न होना आवश्यक है। यही अपना पराया के बीच कल्पिक दीवारों को हटाने में सार्थक व सक्षम स्रोत है। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि धरती बीमार हो गई, हर समुदाय असुरक्षा के चक्र में फंसता जा रहा है। इस अनिष्टकारी सर्वनाशकारी परिस्थिति का कारण मानव में निहित अमानवीयता ही है। अमानवीयता ही जीव चेतना का स्वरूप है। इससे मुक्ति पाने के लिए अर्थात मानव चेतना से संपन्न होने के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद ही इंगित होने के अर्थ में जीवन विद्या कार्यक्रम है। इसे अध्ययनार्थ प्रस्तुत करते हुए स्वयं की सार्थकता को अनुभव करता हूँ। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, मानव धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। प्रणेता एवं लेखक ए नागराज, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, भजनाश्रम, नर्मदांचल, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। मध्यस्थ दर्शन अध्ययन बिंदु। रुक जाइए। इसको भी पढ़ लें, एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे रुक जाएंगे थोड़ा। इसको पढ़ लेते हैं जी। उद्देश्य। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु, मानवीयता सहज आचरण प्रमाण हेतु, सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाण हेतु। वर्तमान स्थिति है धरती तापग्रस्त, प्रदूषण, सभी मानव समुदाय असुरक्षित। आवश्यकता है धरती संतुलित रहना, ऋतु संतुलित बना रहना, धरती पर मानव का अक्षुण्ण रहना। ठीक है। ये 2 पेज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चरण भैया, आप चलाएंगे? जैसे बात हुई थी कि एक एक पैराग्राफ को देख के कुछ जो बात करनी हो। जी, तो पहले पैराग्राफ में तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं कि जीवन विद्या प्रबोधन कार्यकलाप के लिए जो बिंदु क्या होंगे। एक्चुअली अध्ययन बिंदु में अध्ययन बिंदु जो लिखा गया वो इसीलिए लिखा गया कि जो मध्यस्थ दर्शन है, एक्चुअली जीवन विद्या परिचय शिविर को जो है मध्यस्थ दर्शन की परिचयात्मक प्रस्तुति कहा जाता है। मध्यस्थ दर्शन की परिचयात्मक प्रस्तुति ही जीवन विद्या परिचय शिविर है। तो फिर जीवन विद्या परिचय शिविर जब शुरू हुए तो ये हुआ कि
प्रबोधक जो होंगे वो शिविर लेंगे तो उसमें किन किन बिंदुओं के, क्योंकि पूरा मध्यस्थ दर्शन तो 10 किताब, दर्शनवाद शास्त्र देखेंगे 10 किताब है, 10 किताब तो पूरा ला नहीं सकते। तो उसमें क्या क्या रहेगा जिन बिंदुओं को छुएंगे, तो उसके लिए वो बिंदुओं को निश्चित बाबा जी कह रहे हैं कि उनको निश्चित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। अब इस प्रयास में अपेक्षा यही है कि हर जीवन विद्या प्रबोधक इंगित सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे और सुस्पष्ट करेंगे। तो यानी कि इसमें जो बिंदु हैं 44 बिंदु हैं पूरे अध्ययन बिंदु में, 39 मतलब है उसके, और क्योंकि पार्ट भी हैं, तो ये जो बिंदु हैं ये पूरे के पूरे बिंदुओं को छुएंगे और उसकी स्पष्टता प्रबोधक को होगी, जिससे कि जो दर्शन ये कहता है कि ये दर्शन सभी प्रश्नों का उत्तर है दर्शन के पास, तो वो इन बिंदुओं की स्पष्टता हो जाने से उत्तर होने की संभावना हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। तो ये पहले पैराग्राफ में तो इतनी ही बात है, और दूसरे पैराग्राफ में वही जो पीछे आया था कि हर मानव ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होना आवश्यक है। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता को ही समझदार बोला गया है। समझ को जो है समाधान पूर्वक मानव जीना चाहता है तो समाधान समझ से आएगा, और समझ जो है वो ज्ञान विवेक विज्ञान का संयुक्त रूप है। तो ये इसके लिए आवश्यक है हर मानव में होना, तभी अपना पराया से मुक्त होकर के वो जी पाएगा। और इसमें तीसरे पैराग्राफ में भी आया है, और इधर जो अध्ययन बिंदु का जो उद्देश्य में पहला उद्देश्य भी है, वो एक ही चीज है कि जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन अति आवश्यक हो गया है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि जो कारण यहाँ पे है कि धरती बीमार हो गई है, हर समुदाय सुरक्षा में फंस गया, अनिष्टकारी ये सब परिस्थितियों से निकलने की बात है। ये जो अमानवीयता कहा जा रहा है उसी को जीव चेतना, अच्छा नीचे लिख भी रहे हैं, अमानवीयता ही जीव चेतना का स्वरूप है। तो जो अमानवीयता का जो एक हर तरफ दृश्य दिख रहा है, वहां से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हो जाए, तो एक जो बात हम लोग कहते हैं कि केवल सुविधा को ही सब कुछ मानना, शरीर को ही सब कुछ मानना, आहार निद्रा भय मैथुन को ही अपना विषय मानना, इस चेतना में जीने को जीव चेतना में जीना कहते हैं। संबंध भी कोई बड़ी चीज है, समझ भी कोई बड़ी चीज है। समझ करके संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीना, सुविधाओं का सदुपयोग करते हुए जो है संतुलन पूर्वक जीना, ये मानव चेतना में जीना है। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन को ही शिक्षा कहा गया, और इसी को चेतना विकास चूंकि होना है तो इसी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा कहा गया, क्योंकि बिना मूल्यों के समझ के जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हो नहीं सकता, अर्थात चेतना विकास हो नहीं सकता, अर्थात शिक्षा का कार्यक्रम पूरा हो नहीं सकता। इसीलिए जब शिक्षा में इस कार्यक्रम को नाम देते हैं तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसको कहा गया है। बाकी कामना की गई है कि भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। भैया एक चीज मुझे पूछनी थी कि जो कहते हैं मानव में निहित अमानवीयता, तो जैसे अब हमारे ग्रुप्स में मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, जैसे जीवन विद्या में काफी लोग हैं जो इसको समझते हैं, समझदार पेरेंट्स हैं, तो उनके बच्चे में तो थोड़ी ना अमानवीयता होगी इतनी, मतलब निहित क्यों कहते हैं, मतलब वो तो थोड़े मोर अवेयर होंगे शायद वो बच्चे, जो कहते हैं ना हर बच्चे में न्याय धर्म सत्य का वो होता है याचक, तो न्याय का याचक होता है ना दीदी, वही तो करना है। शिक्षा को जो काम करना था, हर बच्चा न्याय का याचक होता है। अब उसके अंदर न्याय प्रदायी क्षमता आ जाए, इसके लिए शिक्षा है। तो न्याय का प्रदाता नहीं होता है, वो न्याय पूर्वक जी नहीं पाता, न्याय पूर्वक जीने की योग्यता के साथ नहीं होता, न्याय का याचक होता है। सही कार्य व्यवहार चाहता है, वो स्वयं के लिए चाहता है, सही के कार्य व्यवहार कर पाता है ऐसा नहीं है, उसके लिए तो काम करना उसके साथ शिक्षा में। सत्य वक्ता होता है, लेकिन बाद में उसकी निष्ठा हट जाती है, उसकी सत्य में निष्ठा बनी रहे, इसके लिए काम करना है। तो ये जो 4 चीजें है ना, जिज्ञासु है तो जिज्ञासु है, जिज्ञासा तृप्त हो। न्याय का याचक है, न्याय चाहने वाला है, न्याय पूर्वक जीने की योग्यता नहीं है उसके अंदर। ठीक है। और मानव में निहित अमानवीयता जब कहते हैं तो फिर इसमें
तो मुझे लगा आपका प्रश्न यहाँ से आएगा कि जब मानव कह रहे हैं तो उसमें अमानवीयता कहाँ से आ गई? तो एक्चुअली जो शरीर प्लस जीवन को जो मानव कह रहे हैं, उसको मानव कह रहे हैं कि जो मानव मतलब ज्ञानावस्था में है, ज्ञानावस्था का जो मानव है, यानी शरीर है और जीवन उसको चला रहा है, उसमें अगर अमानवीयता है, तो स्थितियाँ क्या-क्या होंगी और उसमें अगर मानवीयता आ गई, वास्तव में वो मानव हो गया तो क्या-क्या होंगे। तो इसलिए बच्चा मतलब अमानवीय, जैसे अभी आप हम दरियागंज में बैठे थे, एक दीदी एक बार वहाँ भी अध्ययन सत्र चलता था हर शनिवार। तो शिल्पा दीदी भी शायद आई होंगी 1-2 बार। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ, एक ही दीदी कोई आई थी, हमें नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो बोल रही हैं कि इसमें जो कहा गया है कि मानव अपराध से कैसे मुक्त होगा और अपराध में जी रहा है। तो वो कह रही हैं मैं कहाँ अपराध में जी रही हूँ, मतलब मेरे लिए भी ये कहा गया है। तो हमने कहा दीदी अपराध का मतलब यही होता है कि हम आवर्तनशीलता का ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं, स्रोत को बनाए रखते हुए सुविधाओं का उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बोली मैं तो पूरा करती हूँ। हमने कहा आप कैसे आई हैं? बोली गाड़ी से। हमने कहा कौन सी गाड़ी से? तो बोली कार से। हमने कहा कार में कौन सा फ्यूल यूज होता है? बोली पेट्रोल यूज होता है। हमने कहा पेट्रोल निकालना सही है धरती में से? तो, तो बोली कि फिर हमने कहा ये जो बिजली के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, बिजली जल रही है, ये बिजली जो है वो कोयले से जल रही है। तो कोयला को जलाना निकालना ये धरती के लिए संतुलन संतुलन के लिए अच्छा है। मतलब हम ही कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो पूरी दुनिया ही कह रही है अच्छा नहीं है, मजबूरी में निकाल रहे हैं। तो इन सब चीजों को कहा जा रहा है जिससे 4 अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था के असंतुलन का, मतलब चारों अवस्थाओं में असंतुलन का जो खतरा उत्पन्न हो, सब अपराध ही है। अभी अपराध हम समझते हैं कि मानव ने मानव को मारा, यही अपराध है। मानव ने आदमी के साथ कोई मिसबिहेव किया, यही अपराध है। ठीक है, तो अगर वन क्षेत्र घट गए, अब तो अच्छी बात है कि बढ़ रहे हैं, वन क्षेत्र घट गए और जो कुछ भी मतलब प्रकृति के साथ जो कुछ भी, नदी के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, मिट्टी के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो अपराध की ही श्रेणी में आता है। तो हम मतलब उसी तरह से बच्चा मानव ही है, ऐसा नहीं है, मानव की प्यास है उसके अंदर। धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, उस मानवीयता की प्यास भी खत्म कर देते हैं। तो कम से कम जो उसकी मौलिकता है, उस पे काम हो, जिससे कि उसमें वो सशक्त हो जाए, इसके लिए शिक्षा में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है, चेतना विकास की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होता है कि आगे चल के उसकी वो मौलिकता भी खत्म हो जाती है, फिर न्याय की याचक और ये सारी चीजें उस पे लागू नहीं होता, हम बड़ों पे लागू नहीं हो पाता। हमसे तो मतलब हमारी कल्पना में भी हम न्याय वह रह नहीं जाता। कल हमारे मित्र से बात हुआ कि दिवाली के अवसर पे वो गंगा सागर के बीच में वो जो समुद्र के किनारे लाइट हाउस हुआ करते हैं ना, तो जो समुद्र पे निगरानी रखते हैं, उसमें वो नौकरी करते हैं। तो वो कुछ बात कहे तो हमने कहा कि भाई मानव सार्थकता पूर्वक जी ले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जिस भी उद्देश्य के लिए, क्योंकि अगर एक आम का पौधा, एक गेहूं का पौधा भी अगर उगा है, आम का झाड़ उगा है, तो उसका कोई प्रयोजन है। तो आदमी भी अगर इस धरती पे उगा है तो इसका भी कोई प्रयोजन होगा। उस प्रयोजन को पहचान करके उस अर्थ में जी ले, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो वो बोलते हैं विजया, मतलब हमारे मित्र बोलते हैं कि अभी तो हम दूसरों के लिए ही जिए, यही हमारा लक्ष्य है। हमको तो बचपन से ही बताया गया है कि पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जिसकी नौकरी कर रहे हैं उसके लिए ही तुमको जीना है, तुम्हारा अपना जीना कोई लक्ष्य नहीं है। हमने कहा ये सब जितनी बातें आप बता रहे हैं, ये सब आप भागीदारी को और अन्य चीजों को बता रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं, मतलब लोगों के कल्पना में वही चल रहा है। तो मानव माने ही हुए हैं और मानव उसी को माना जाता है जो अपने परिवार के साथ अच्छा जिए, अपने परिवार के सुविधाओं के लिए अच्छा काम करे। अभी तो उन्हीं को अच्छा माना जाता है ना, परिवार में उनकी इज्जत भी होती है। तो परिवार में इज्जत, जैसे मतलब मेरे परिवार में मेरी इज्जत थोड़ी कम होती है क्योंकि मैं परिवार के लिए तो जीता हूँ, लेकिन खूब सारा पैसा कमा के बहुत बड़ी-बड़ी जो परिवार के अन्य सदस्य जो बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं, मतलब कई जगहों पे प्लॉट ले लेना, कई जगहों फ्लैट ले लेना, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले लेना, अब ये सब पे मेरा ध्यान नहीं जाता है, तो मैं अनुपयोगी सा और एक मतलब इज्जत वाला आदमी नहीं माना जाता। जबकि मैं बार-बार कहता हूँ अगर सब लोग ये कर ही रहे हैं, तो मुझे भी वही क्या करना है? अरे जिसकी गाड़ी है उसकी गाड़ी यूज़ करो, जो घर बनवा के रखा है उसका घर यूज़ करो बढ़िया से। चलिए, तो कुल मिलाकर के दीदी क्या है, ये बात दूसरी जगह चली गई। कुल मिलाकर के क्या है कि जो बच्चे को जो हम मानवीयता पूर्वक कह रहे हैं, तो उनके अंदर चाहत के रूप में सारी है ये।
योग्यता नहीं है उनकी। आप घर में बच्चा क्या सदुपयोग पूर्वक जी पाता है? 7 साल का बच्चा, मैं एक घर में गया, आज से 8-10 साल पहले की बात है, गोरखपुर में एक मतलब वो व्यापारी परिवार के थे, उनके घर में गया और 7 साल का 8 साल का बच्चा था। टैप खुला हुआ था, पंखा चल रहा था, लाइट जल रही थी। हमने कहा बेटा बंद कर दो, इसका मतलब ये लाइट बंद कर दो, ये टैप पानी का खुला है, इसको बंद कर दो, पंखे की जरूरत नहीं है, बाहर पंखा चल रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है। बोला अंकल आपको क्या परेशानी है, हम लोग इसका बिल भरते हैं। तो अगर बच्चा इस मानसिकता के साथ है कि बिल भरने से बिजली आती है, बिल भरने से पानी मिलता है, बिल भरने से मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं, पानी आ रहा है और बिल भरने से बिजली आ रही है, तो फिर कहाँ सदुपयोग पूर्वक जी रहा है? उसको पता होता कि सारी चीजें प्राकृतिक संसाधनों को जला करके उनकी कीमत पे आ रही हैं, बिल भरने से नहीं आ रही हैं, तो ये पता नहीं है ना। अब वो चाहेगा तो न्याय का याचक तो है, सही कार्य व्यवहार चाहता है, लेकिन कहाँ वो अपराध मुक्त हो पा रहा है? तो फिर उसको जिंदगी में क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी बिल भरने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी बस। जैसे एक वीडियो में देख रहा था, कोई बोल रहे थे अरे भाई कौन कहता है कि पैसा कमाना है, लेकिन क्या करे, दूध वाला मांगता है, बिजली का मांगता है, नगर निगम मांगता है, बस वाला मांगता है, गाड़ी खरीदने जाता हूँ वो मांगता है, तो क्या करूं, इसलिए कमाता हूँ। तो मतलब एक जोक सा जैसे चल रहा था उस पे। तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा? बच्चे को तो अगर हम यही बताए हुए हैं, अगर हम उसको कल्पना नहीं दे पाए हैं कि पानी अगर गिर रहा है तो पानी एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका दुरुपयोग करने से आने वाले समय में ये मिलेगा नहीं। इसका जो है मतलब वो शुद्ध रूप में पीने को नहीं मिलेगा, इसकी कमी हो जाएगी, ग्राउंड लेवल वाटर नीचे चला जाएगा। ये सारी बातें अगर नहीं हुई हैं तो वो तो यही करेगा ना, बिल भरने के लिए पैसा कमाएगा। भैया एक अपनी छोटी सी शेयरिंग करूं साथ में। जी भैया। इसमें जैसे शुरू शुरू में मैंने शिविर किए ना, तो एक चीज की तरफ मेरा ध्यान गया कि देखिए, हम इसको थोड़ा सा हटा भी लेता हूँ ताकि सब देख भी पाए स्क्रीन पे। हाँ, अब ठीक हो गया। तो हम सब जिंदगी में सही और गलत इससे जूझते हैं कि नहीं जूझते, जी है ना? भैया, हाँ। और काफी बारी ऐसा लगता है कि देखिए, घर के किन्हीं भी दो सदस्य, बेशक वो पति पत्नी हो, बेशक वो जनरेशन के गैप के साथ में हो, हमारे मम्मी पापा और हम हो, या हम और हमारे बच्चे हो, या भाई बहन हो या दोस्त हो, किसी भी संबंध में जब भी कोई बहस होती है, जब भी कोई विवाद होता है, तो उसको मूल में देखा जाए तो दोनों पार्टीज को खुद को सही लग रहा होता है और वो म्यूचुअली अपोजिंग होती है, तभी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। और ये आए दिन होता भी रहता है। तो ये जो सही क्या है गलत क्या है, ये जो है ना, हम लोग अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं मानव जाति के इतिहास में। और जितने हमारे ये एपिक्स रहे और ये रामायण महाभारत रही और जो अच्छी अच्छी कहानियां रही, उनमें जो सही गलत, ये मुझे शुरू में ना ये अपील किया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग भी काफी लोग नए साथी हैं तो आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ कि मुझे शुरू में इससे स्पष्टता हुई थोड़ी सी कि मानव जाति ने अभी तक गलत को अच्छे से पहचाना है। ये जो हम ये दिवाली दशहरा ये सब जो चीजें करते हैं कि बुराई पर भलाई की, झूठ पर सच की जीत, तो इसमें क्या हुआ कि बुराई को अच्छे से पहचाना कि एक राजा किसी दूसरे की पत्नी को उठाकर ले गया, ये गलत है। ठीक है, कोई किसी के साथ में अत्याचार करता है, ये गलत है। तो गलत को हमने पहचाना और फिर अपने में ऐसा हो गया कि भैया हम गलत नहीं करते तो हम अच्छे हैं, या कोई भी व्यक्ति जो गलत नहीं करता वो ठीक करता है, वो सही है। तो गलत का ना होना सही मान लिया, ऐसा ठीक लगता है भैया ऐसा सुन करके, है ना? मैं काफी अपने आसपास जब बात भी करता हूँ तो काफी सारे लोगों को ऐसा अपना अपना मूल्यांकन करते हुए ऐसी भाषा आती है कि भैया मैं जुआ भी नहीं खेलता, मैं भ्रष्टाचार भी नहीं करता, है ना, देखो मैं तो कोई भी बुरा काम नहीं करता,
तो निष्कर्ष क्या हुआ कि मैं अच्छा आदमी हूं। अभी तो हमने बुराई को पहचाना और एब्सेंस ऑफ बुराई को हमने अच्छाई मान लिया। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में, जीवन विद्या में इससे थोड़ी अलग बात कह रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अच्छाई को पहचाना जा सकता है, सही क्या है उसको पहचाना जाए, और फिर ऐसा क्या कह सकते हैं कि अगर मैं सही नहीं कर रहा तो मैं गलती कर रहा हूं, है ना। पहले की भाषा क्या थी, मैं गलत नहीं कर रहा तो मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। यहां कह रहे हैं सही को पहचान ले, अगर मैं सही नहीं कर रहा तो फिर मैं गलती कर रहा हूं। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी भैया। ठीक है, तो यहां पर सही क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ये जो संस्कार वाला पार्ट है, ये जो न्याय वाला पार्ट है, न्याय धर्म सत्य, ये सारा जीवन के साथ रिलेटेड है। न्याय धर्म सत्य को समझना और न्याय धर्म सत्य के अनुसार जी पाना और अगली पीढ़ी को भी ये ट्रांसफर कर पाना, ये सही है। अब ये हम कितना कर पा रहे हैं, ये हमारे मम्मी पापा ने कितना किया हमारे साथ में, हमारे को न्याय धर्म सत्य क्या है ये ट्रांसफर किया या हमारे को घर ट्रांसफर किया। हम भी अपने बच्चों को प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हैं या समझ ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने आसपास काफी अच्छे से देख पाता हूं कि हमारे जैसे परिवारों में, काफी घरों में बच्चों की संख्या से ज्यादा प्रॉपर्टीज की संख्या है घर में। बच्चा 2, प्रॉपर्टीज 4। ठीक है, तो हमने बच्चों को प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करनी है या बच्चों को समझ ट्रांसफर करनी है। अगर पेरेंट्स का ध्यान की तरफ, गलती हो जाती है, गलती करते नहीं है लेकिन गलती हो जाती है, तो समझ क्या थी कि समझ ट्रांसफर करनी थी, समझ के ऊपर हमारा नियंत्रण हो, समझ पे अधिकार बने, हमारी भी प्रायोरिटी में समझ हो और बच्चों को भी समझ देकर जानी है, वो समझ के साथ में सुखपूर्वक जी पाएंगे। तो 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 ये शिफ्ट जो है, तो जो मानवीयता और अमानवीयता से शिल्पा दीदी ने जो बात शुरू की, तो हम हम अमानवीय काम नहीं कर रहे, तो हम मानवीयतापूर्ण जी रहे हैं। इस समीकरण को बदल करके अगर ऐसा कहा जाए कि मैं मानवीयतापूर्ण नहीं समझ, अगर मुझे मानवीयता क्या है इसकी स्पष्ट पहचान नहीं है, अगर मैं मानवीयतापूर्ण आचरण को नहीं समझता हूं, तो फिर गलती से गलती कर डालता। तो मानवीयता की समझ ना होने से अमानवीयता हो जाती है। इस चीज की तरफ ध्यान जो है वो मेरा जब गया शुरू शुरू के दिनों में, तो मुझे अच्छा लगा, इस तरह से मुझे लगा आपसे भी एक बार इसकी शेयरिंग कर ले। तो यहाँ पर अमानवीयता क्या है, हमारे पूरे जितने ये जो हमारे धर्म ग्रंथ और ये सब है, इनमें बुराई का बहुत व्याख्यान किया हुआ है कि भैया ये बुरा होता है, ये बुरा होता है, ये बुरा होता है। अभी यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में सही का व्याख्यान ज्यादा हो रहा है ना, कि सही क्या है ना, ये न्याय धर्म सब, इसीलिए हमको इतनी मुश्किल भी हो रही है इसको समझने। हमारा आज तक किसी ने सही की तरफ अच्छे से ध्यान दिलाया नहीं था, है ना। न्याय क्या है, व्यवस्था क्या है, सत्य क्या है ना, ये जीवन क्या है। तो ये सही की तरफ ध्यान जाता है तो हम सही जी पाते हैं। ये जो है, ये एक मेरे को शिफ्ट ऐसा लगा कि एक शेयर किया जाए आपके साथ। जैसे घरों में, मतलब मैं अपने बचपन से बोल रहा हूँ कि मैं अपना ही उदाहरण ले रहा हूँ, मैं किसी चीज पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, कि घर में सत्यनारायण की कथा होती थी। तो उसके 5 अध्याय हैं, 5-6 अध्याय हैं, जो भी 5 अध्याय हैं तो होते थे। तो उसमें क्या है कि ये वाला पूजा इन्होंने किया तो इनका ये हो गया, ये वाला व्रत जो है वो सत्यनारायण का इन्होंने कराया तो ऐसा हो गया, उन्होंने कराया तो ऐसा हो गया, उन्होंने कराया ऐसा हो गया। उसके बाद खत्म, हवन हो गया, प्रसाद बच गया। सत्यनारायण का जो स्वरूप है वो कहीं आया नहीं है। आप सबके यहाँ भी हुआ होगा और आप सब भी उसको जानते होंगे, और इसलिए मैं फिर गीता प्रेस में सत्यनारायण कथा की किताब खरीद के लाया। गीता प्रेस में आप जानते हैं सस्ती किताबें मिलती हैं। पूरी सत्यनारायण कथा की मोटी किताब 8-10 रुपए की थी।
और उसमें भी सारा चीजें विधिवत है, लेकिन उसमें सत्य नारायण क्या चीज है इसका वर्णन उसमें भी नहीं है। तो हम सोच रहे थे बाद में जब ये मतलब अपना तो चलता ही रहता था विचार में, बाद में जब ये न्याय धर्म सत्य पे ध्यान गया तो हमें लगा कि ये सत्य जो है, ये अगर जैसे नारायण का मतलब भगवान हुआ, ईश्वर हुआ, तो सत्य और ईश्वर का जो लिंक बैठ रहा है, ये अगर उस समय मतलब इस चीज को अगर बताया गया होता, तो केवल इन्होंने किया और उन्होंने किया और उनसे ये हो गया, उनको ये हो गया, उनको अच्छा हो गया, वो अच्छे से जीने लगे, उसके बजाय लोग सत्य और नारायण दोनों चीज पे ध्यान तो गया होता। तो ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा काम कठिन था। केवल हमें मतलब मुझे समीक्षा में ये लगा, मैं उसकी आलोचना भी नहीं किया, अपने जो भी साथी मित्र थे उनको मैंने यही कहा कि उस समय मुझे ये लगा कि उस सत्य का नाम चलता रहे फिलहाल, इसके लिए भी हो सकता है जरूरी हो, नहीं तो फिर सत्य का नाम भी तो खत्म हो जाएगा। इसलिए सत्यनारायण सब जगह पे चलता रहा। अब वो समय आ गया है कि सत्य और नारायण को समझ भी लिया जाए। तो अब उसको समझा जाए, क्योंकि वो तो एडवांस आती रहती है ना टेक्नोलॉजी। भाई एक जमाने में एचडी मोटरसाइकिल थी जिसमें डबल साइलेंसर होते थे, आवाज भी खूब करती थी और तेल भी खूब पीती थी, 20 किलोमीटर जाती थी। लेकिन अब हम वहां रुके नहीं ना, आज तो हमको एचडी कोई कहे तो नहीं चलाएंगे। हम तो होंडा, हीरो होंडा ऐसी मोटरसाइकिल लेंगे जो कि 60-70 की माइलेज दे और उसका जो है वो मेंटेनेंस भी आसान रहे। तो उसी तरह से जो कुछ भी ज्ञान परंपरा है, कल एक शब्द पे एक व्यक्ति बनारस से मैंने एक मैसेज किया था दिवाली के ऊपर, तो बनारस के किसी विद्वान के पास वो पहुंच गया, वो मैसेज घूमते घामते। हमने किया होगा, हमारे मित्र ने कहीं फॉरवर्ड किया होगा, किसी ने किया होगा, उनके पास तक पहुंच गया। तो वो कहे कि ज्ञान पूर्वक आचरण निश्चित होता है कि विवेक पूर्वक आचरण निश्चित होता है। हमने कहा देखिए, ज्ञान और विवेक जब तक परिभाषित नहीं होगा तब तक हम आप केवल बात करेंगे। ज्ञान किसको कह रहे हैं, विवेक किसको कह रहे हैं? तो वो बोले अपनी परिभाषा आप बताइए। तो मैंने उनको अपनी परिभाषा जब बताया तो बोले आप शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हैं। शास्त्र में ये नहीं लिखा है, संस्कृत निष्ठ नहीं है ये। तो हमने कहा कि देखिए, शास्त्र में जो लिखा गया है, आपको उसकी समीक्षा करने का अधिकार है कि नहीं है? अगर कुछ लिखा गया है और उससे लोग नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं, तो आप उसकी व्याख्या, भाई आप देखिए ना, गीता के ऊपर कितनी सारी, अगर पूरे गीता प्रेस में गीता से ज्यादा साधक संजीवनी बिकती है। मैं चूंकि वहां पे रहा हूं तो, और मेरे कई सारे मित्र गीता प्रेस में काम करते हैं। गीता से ज्यादा, श्रीमद् भगवत गीता से ज्यादा गीता की साधक संजीवनी बिकती है, क्योंकि स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्या उसमें है, टिप्पणी है, टीका टिप्पणी है, वो ज्यादा बिकती है, वो बहुत मोटी किताब है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्यों उनकी ज्यादा बिक रही है? क्योंकि उससे लोगों को ज्यादा समझ बन रही होगी। तो अगर कोई शब्द है और उस शब्द से कोई चीज कन्वे नहीं हो रहा है, तो उनकी समीक्षा का आपके पास अधिकार है कि नहीं है? जिसने वो लिखा वो भी मानव थे, आप भी मानव हैं, और शायद उनसे ज्यादा आप विद्वान हैं, क्योंकि वो जितनी किताबें पढ़े थे उससे कई गुना आप पढ़ लिए हैं। तो फिर हंसने लगे, बोले आपके साथ आमने सामने बैठ के बात होगी, कभी बनारस आइए। हमने कहा ठीक है, मैं बनारस आऊंगा तो बात कर लूंगा, आप दिल्ली आए दिल्ली बात कर लेंगे। मतलब शब्दों पे अगर बात करना है केवल, तो बात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो भैया कह रहे हैं कि सही चीज पे ध्यान गया भी, लेकिन सही चीज को तर्क पूर्वक कभी भी बात करने का कोई ऐसा काम, मतलब मेरे साथ, मैं अपने 45 साल की उम्र में देखता हूँ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। जबकि मैं एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में और बाकायदे सभी तरह के मतलब मानस मर्मज्ञ मेरे बाबा जी हुआ करते थे। मैं भी मानस मर्मज्ञ ही होने के चक्कर में पड़ा था कई सालों तक। ठीक है, वो अच्छी बात है, मतलब उसमें भी तात्विकता कोई इतनी खराब नहीं है। लेकिन जो दिन प्रतिदिन जो हमारी जीने में जो समस्याएं हैं, उसमें जो मानवीयतापूर्ण आचरण जो स्पष्ट होता है यहाँ पर, तो एक्चुअली यहाँ जब मैं पकड़ पाया, क्या पकड़ पाया, जीवन स्पष्ट होते ही शिक्षा स्पष्ट हो जाती है, शिक्षा स्पष्ट होते ही मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट हो जाता है। इतना सटीक एक लाइन में सारी चीजें सज जाती है कि ऐसा मैं कम से कम नहीं देखा। जी भैया, कम संख्या है तो बात जो है वो थोड़ी ज्यादा भी हो जा रही है। ठीक है। बढ़िया है भैया। एक्चुअली आपकी जब बात मैं सुन रहा था तो दो बातें, एक तो मानस मर्मज्ञ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा उत्सुकता हुई। दूसरा मर्मस ये है कि, हाँ। हाँ जी,
मर्मज्ञ का मतलब ये होता है कि जो मानस, जैसे रामचरितमानस जो है वो अच्छा। एक कथा के रूप में है, जिसको हम एक गुणात्मक और गणितात्मक भाषा बोलते हैं कि मतलब ऐसी घटना हुई और राजा थे और फिर वो जंगल चले गए और फिर वहां से उनकी पत्नी का हरण हुआ, फिर जिसने हरण किया उसका वध हुआ, लड़ाई हुई और फिर वापस आ गए। ये तो एक लाइन में आधे मिनट में खत्म होने वाली है कहानी। लेकिन इसकी जो तात्विक पक्ष है उसको जब कोई समझता है, उसमें वर्णन करता है, क्योंकि व्यक्तियों की कथा कहानी नहीं है, ये मानवीय आचरण की पूरी कहानी है। उसको जब कहानी को एक तात्विकता में देखता है तो उसको मर्मज्ञ बोलते हैं, एक भाषा दिया गया है। इसके मर्मज्ञ जी। हैं ये। जी। जी। तो शायद वो कहानी जो आपने सत्यनारायण की जो कहानी बताई, शायद इसलिए भी है कि कहानियों से हम जब जब पैराबल्स होती हैं, तो जो एक साधारण जो कहना मतलब है, जो आम नागरिक है, उसको समझ में बातें आती हैं। तो शायद इसलिए कहानियों का मतलब सपोर्ट लिया होगा। दूसरा हाँ, जो मेरा जो मेन। लेकिन वो जी, सभी कहानियां प्रलोभन वाली हैं कि आप करेंगे तो उनको जी। राज्य मिल गया, और वो किए तो उनको धन मिल गया, और वो किए तो उनकी पत्नी मिल गई, और वो किए तो उनको ऐसे मिल गया, उनको व्यापार में बढ़ने लगा। सारा का सारा प्रलोभन का ही है भैया। 5वां अध्याय है, 5 अध्याय के 5 अध्याय प्रलोभन वाले ही हैं। मतलब जी। प्रलोभन के लिए ही आपको सुनना है। इनफैक्ट भय भी है कहीं-कहीं पे कि उन्होंने नहीं कराई ये हाँ, भय है। पास। जी, 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 तो जो है उनके साथ ऐसा वो हो गया। जी। जो मेरा मेन जो कहना चाहिए वो था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी परंपरा है जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, बचपन से लेके आज तक हमने शास्त्रों के बारे में सुना, अपनी धर्म किताबों के बारे में सुना। लेकिन एक तो बहुत किस पर टिका जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और दूसरी बात है कि फिर लैंग्वेज मोस्टली जो है चीज़ें संस्कृत में है, और जब उसका क्या कहते हैं उसको, जब उसका ट्रांसलेशन होता है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो छूटती चली जाती हैं। मतलब फिर हम ट्रांसलेटर के हिसाब से उन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। जी। तो इसमें मतलब एक तो ये है कि वो तो ट्रांसलेटर अपनी क्रिएटिविटी लगाते ही लगाते हैं, और भाषा की बात अगर करेंगे तो मध्यस्थ दर्शन की भी एक भाषा है, वो एक संस्कृतनिष्ठ हिंदी ही ये भी है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हुँ, ये भी कोई ऐसी बोलचाल वाली हिंदी तो है नहीं। तो मतलब हुँ, उसकी उसकी परिभाषा को समझना और संवाद पूर्वक समझना, ठीक है। लिखित रूप में तो परिभाषा दी गई है, परिभाषा संहिता भी दी गई, लेकिन परिभाषा संहिता को भी समझने के लिए संवाद करना ज़रूरी होता है। तो बाबा जी बार-बार बोलते थे, अध्ययन सह अध्ययन ही है। हुँ, आप साथ में बैठ कर के अध्ययन करेंगे तो ही अध्ययन हो पाएगा। उसमें कोई थोड़ा आगे होगा, कोई पीछे होगा, इतनी बात होगी। लेकिन अध्ययन साथ हो के, सह अध्ययन ही अध्ययन है। अकेले अध्ययन हो नहीं सकता, अकेले अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इस पुस्तक को भी पढ़ हुँ, करके कोई अर्थ का अनर्थ ही ले जाएगा, अर्थ तो पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए सह अध्ययन करना आवश्यक है। तो जो पीछे भी रहा है, इसीलिए देखिए गुरुकुलों में और अन्य जगहों पे सह अध्ययन ही होता था। साथ में सारे ग्रुप डिस्कशन होते थे, सारी चीजें होती थी। वो सब भी था। सत्य तक कितना गए वो अलग बात है। तो सह अध्ययन को ही हमेशा बढ़ावा, बुद्ध के समय में बौद्ध विहार होते थे, विहारों में रहना पड़ता था समझने के लिए। घरों में समझना उस समय प्रतिबंधित था, घरों में वो साधना कर भी नहीं सकते थे लोग। इसलिए बौद्ध विहार बनाए गए जगह-जगह। तो ये ग्रुप में समझने का तो पहले से है। उसी बात को कह रहे हैं कि अध्ययन सह अध्ययन ही है, साथ में बैठ के ही होगा। हुँ। ठीक और है, ये तो जो भी जिस भी परंपरा में हम आप जिए हैं, उस परंपरा का एक के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं कि उसी परंपरा ने हमको आदरणीय अग्रहार नागराज जी दिया। उस परंपरा से ही थे, उनकी पीड़ा थी, और फिर आगे और अनुसंधान के लिए आगे बढ़े वो। भाई जितना था उतने से तृप्त नहीं हुए तो ही फर्दर आगे अनुसंधान के लिए आगे बढ़े, और फिर वो एक मानव के लिए एक जो है संदर्भ, मतलब एक जो कहते हैं रहस्य मुक्त एक कंटेंट दिए। ये पूरा का पूरा कंटेंट रहस्य मुक्त है। एक भी हुँ, शब्द ऐसा नहीं है जो परिभाषित ना हुआ हो। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो किसी न किसी सच्चाई की तरफ इंगित करते हुए बताया ना गया स्पष्टता से। तो इसलिए रहस्य नहीं है, क्योंकि बार-बार बोले हैं संपूर्ण अस्तित्व नियम पूर्ण है, और नियम रहस्य नहीं होता, नियम का न जानना ही रहस्य है। भाई जादूगर के सामने हम अचंभित होते हैं, चमत्कारिक होते हैं, और वही जादूगर का अगर हम नियम टीवी शो में आजकल दिखाता है, पहले जादू दिखाता है, फिर पीछे का जब नियम दिखाता बोलते हैं, ओह! ये तो बहुत आसान था।
तो नियम पूर्ण है अगर अस्तित्व, तो रहस्य है ही नहीं। जी। क्या ऐसा भी माना जाए कि हमको ऐसा लगता है कि भाई सत्य, अहिंसा, ये जो अच्छे जो जो मानव मूल्य हैं, ये तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो हमें पता ही है। मतलब इनको कोई सिखाया, मतलब हमको इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बीइंग अ पैरेंट, हमको लगता है कि पेरेंट्स तो हमें कैसे अपने बच्चों के साथ कैसे पेरेंटिंग करनी है एक्चुअली, ये तो हमें पता ही है एक्चुअली, और इसकी हमें कहीं से कोई सीख सीख नहीं लेनी है। तो जहाँ पे संजीव भाई ने बात कही कि कभी हमने जो सद्गुण हैं उनकी कभी चर्चा ही नहीं की और हमेशा बुराई को देख के और उनके उनके काउंटर उसमें देखने की कोशिश की। मतलब क्या बल्कि इस तरह की जैसे बात मतलब है क्या? कल जो काशी के विद्वान से चर्चा हुई विवेक के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि जो रामचरितमानस में लिखा है ना, नीर छीर जो है नीर छीर करना ही विवेक है। तो उन्होंने कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता होना ही विवेक है। तो मैंने कहा क्या नहीं करना है ये बताने के बजाय क्या करना है ये केवल बता दिया जाए तो विवेक जागृत नहीं होगा। भाई क्या करने वाली चीजें हैं, भाई आप सड़क पे बाएं चलेंगे ये बता देना पर्याप्त है, या ये बता देना पर्याप्त है बाएं चलेंगे और दाहिने नहीं चलेंगे। तो तो नियम का सही पता हो जाना ही पर्याप्त होता है उसके लिए, क्योंकि बार बार क्या होता है ना, एक जो मतलब एक जो आदत लोगों की बन जाती है कि जिधर विधि और निषेध ये दो, तो विधि और निषेध जब साथ में बताते हैं लोगों का निषेध पे बहुत ध्यान जाता है, पहले उधर ट्राई मारने के सोचते हैं निषेध हुँ, वाली हुँ। चीजें। ये करो ये ना करो, तो ना करो वाला करके पहले ट्राई मारना चाहते हुँ, हुँ। जी। हैं। यहाँ विवेक को देखा तो स्पष्ट हो गया क्या चीजें नश्वर है, क्या चीज अमर है, और व्यवहार के क्या नियम है। तो पता चला कि शरीर जो है ये नश्वर है, मतलब क्योंकि ये भौतिक रासायनिक क्रिया है, तो जितनी भौतिक रासायनिक क्रिया है वो नश्वर है। जीवन क्रिया जो है वो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, वो अमर है। उसमें ही समझ की प्यास है, उसमें ही समझ की संभावना भी है क्योंकि अमर है, इसीलिए उसमें समय की कोई बाधा भी नहीं है। शरीर अगर समझने वाली चीज होगी तो इसकी एक आयु है, उस आयु में समझ लिया नहीं तो बेकार हो जाएगा फिर। तो जीवन जो है वो आयु रहित है, अमर है, इसलिए समझने जागृति निश्चित है जब कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अमर है, जागृति निश्चित है, समय ही समय है, ये पता चल गया। फिर व्यवहार के नियम क्या है, तो प्रकृति के साथ क्या व्यवहार कार्य के नियम है, तो प्राकृतिक नियम हो गया। अपने विचार में बैठे हैं तो क्या नियम है, व्यवहार के क्या नियम है, मानवीय आचरण जिसको कहा। तो ये सारा स्पष्ट हो जाना ही विवेक का जागृत हो जाना। अब ऐसा चल देंगे वो दिशा हो गई, विज्ञान हो गया। तो जितने स्पष्टता जितना सटीकता मिली, मतलब यहाँ पर आ करके, और जितना जितना मनन को लगाया उतना उतना जितनी उपलब्धि होती है, अभी तो मतलब एक रहस्य तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है रोज सुबह उठता हूँ तो मुझे एक आध सूत्र की जरूर व्याख्या मिल जाती है। सुबह सुबह 3:30 बजे नींद खुलती है और 4, साढ़े 4, 5 बजे जरूर कुछ न कुछ नई उपलब्धि हो जाती है। क्योंकि आप लोग के साथ इतनी चर्चा चल रही है कि कल्पनाशीलता में वो रहती हैं चीजें, और वो मनन पूर्वक कुछ न कुछ उपलब्धि हो जाती है। जैसे जैसे एकाएक परसों क्लिक हुआ सुबह के समय में कि मानवीय स्वभाव है और अमानवीय स्वभाव, मतलब मानव करना क्या है। अगर हम किसी को आप बताएं सारी बात करने के बाद कि करेंगे क्या हम, तो उसमें मतलब मुझे एक अपने अंदर से निकला कि मानवीय स्वभाव और अमानवीय स्वभाव दोनों हमको पता है। तो हम मानवीय, मतलब हमारा जो सुबह से शाम तक जो दिनचर्या चल रही है उसमें कितना देर हम मानवीय स्वभाव के साथ रहे, कितना देर मानवीय स्वभाव के साथ नहीं बने रहे, यानी दीनता हीनता क्रूरता में चले गए, कितना हम धीरता वीरता उदारता में रहे, इसको भी हम देख ले। इसको ही देखते चले, कुछ अपने में गुणात्मक परिवर्तन होगा। देखिए ये जितना जितना चीजें पता चलती हैं उसमें से कुछ कुछ चीजों का अभ्यास में लाने से अपना ही जांच होता रहता है, गुणात्मक परिवर्तन स्वयं में हो जाता है। जो ये गुणात्मक परिवर्तन है, ये रूप गुण स्वभाव धर्म उसी का गुणात्मक है, गुण का परिवर्तन है। हाँ जी, एक तो नहीं, कारण गुण गणित ये 3 जो चीजें हैं ना, तो गणितात्मक जो परिवर्तन है वो सब मात्रा आधारित है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन जो है वो मात्रा आधारित नहीं है। जैसे
जीवन में जो मात्रात्मक परिवर्तन था वो हो करके जीवन गठन पूर्ण हो गया। अब उसमें मात्रात्मक परिवर्तन कुछ भी नहीं है। उसमें जितने भी अंश समाने थे समा चुके, अब वो पूर्ण हो गया। अब उसके अंदर क्या होगा? जैसे हम लोग बहुत ही मोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए मैं इस मकान में हूँ और इस मकान के ढांचे के अंदर अब चीजें सजनी है। जैसे मान लीजिए 4 कमरे हैं तो 4 पंखा रहेगा, ठीक है? कुर्सी होगी, बेड होगी, चद्दर होगा, ये सारा चीजें होगा। तो कभी सामान आया तो कम आ गया, थोड़ा और ला देना। कभी ज्यादा आ गया, नहीं नहीं ये थोड़ा ये ले जाओ, फालतू हो गया। ये सब करके एक स्थिति ऐसी आ गई कि जितने सामान की जरूरत इस कमरे में थी, उतना सामान इस मकान में, उतना सामान पूरा का पूरा मकान के अंदर। अब कुछ भी ना बाहर जाना है ना अंदर आना। लेकिन क्या अब मकान व्यवस्थित हो गया? अब मकान व्यवस्थित हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अब काम क्या होगा? अब पंखा जहाँ लगना है वहाँ टंगेगा, बेड जहाँ लगना है वहाँ लगेगा, अलमीरा जहाँ रखनी है वहाँ रखाएगा, सोफा जहाँ लगना है वहाँ लगेगा। अब गुणात्मक परिवर्तन होगा, अब मात्रात्मक कुछ नहीं हो रहा है। केवल उसकी जगह बदली जा रही है, उसको सजाया जा रहा है। तो ऐसे ही जो जीवन परमाणु है, उसके अंदर मात्रात्मक परिवर्तन हो चुका है, जितना भी होना था, मतलब पूर्ण हो गया। अब परिवर्तन की संभावना ही नहीं है, पूर्ण हो गया वो, मात्रा की तृप्ति हो गई। अब उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन होना, उसी को बोला इच्छा विचार आशा का पूरा का पूरा नियोजन, साक्षात्कार के अर्थ में, बोध के अर्थ में। तो मेरी सारी इच्छा विचार आशा साक्षात्कार बोध के अर्थ में नियोजित हो जाए, जिससे कि मैं संकल्प पूर्वक जीने लग जाऊं। इसके लिए जो कुछ भी कार्यक्रम है वो सब गुणात्मक परिवर्तन है। मतलब ये परावर्तन क्रिया शुरू होना ये गुणात्मक परिवर्तन है। प्रत्यावर्तन, हाँ, प्रत्यावर्तन। हाँ। प्रत्यावर्तन का मतलब यह हुआ कि चित्त में, वृत्ति का चित्त में प्रत्यावर्तन शुरू हो गया तो साक्षात्कार क्रिया शुरू हो गई। चित्त का बुद्धि में हो गया, बुद्धि का आत्मा में हो गया, पूरा का पूरा काम है। ये गुणात्मक परिवर्तन है। जो हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन है ना। मानव के आचरण में बदलाव तब आएगा जब उसकी कल्पना में बदलाव आएगा। कल्पना में बदलाव गुणात्मक परिवर्तन है, वो होता है तो आचरण में बदलाव आता है। भाई हम लोग कहते हैं ना, हम लोगों ने सबको बता दिया, सूचना दे दिया कि लाल बत्ती जले तो नहीं जाना है। अब ये सूचना हो गया, अब मतलब हमने करने पे केवल कह दिया कि लाल बत्ती जले तो नहीं जाना है। लेकिन कोई जा रहा है, लाल बत्ती जली है, कोई उधर से आ नहीं रहा है, सोचा अरे यार खाली है, चलो चल देते हैं। खाली है, क्या करना, उधर से कोई आ नहीं रहा है, ट्रैफिक बिल्कुल खाली है, हम ही अकेले गाड़ी ले खड़े हैं, लाल बत्ती है तो क्या हो गया, चल देते हैं। तो क्या हो गया, ये कोई मात्रात्मक मतलब एक गुणात्मक परिवर्तन एक्चुअली हुआ नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन को लेकर के हम चल रहे हैं। अगर गुणात्मक परिवर्तन होता तो एक बार में भैया लाल बत्ती का मतलब कभी भी कोई किधर से आ सकता है ना, इसलिए लाल बत्ती है तो नहीं जाना है। जब हरी बत्ती तो हरी बत्ती है। अब होता क्या है, मेरी हरी बत्ती में दूसरा कोई चल रहा है, दूसरे की हरी बत्ती में हम चलने लगते हैं। जी भैया यहाँ लगा दिए पोस्टर। जी ये जो प्रत्यावर्तन, जी अच्छा हटा दिए क्या? ठीक है। लगा दिया फिर से। हाँ वो जो दीदी कह रही थी, तो प्रत्यावर्तन क्रिया जो है एक्चुअली परावर्तन का मतलब आचरण में आ गया, प्रत्यावर्तन का मतलब अगर इसको सीधी सीधी भाषा में समझा जाए, प्रत्यावर्तन मतलब समझना, परावर्तन मतलब जीना। समझना, जीना, समझने का क्रम, जीने का क्रम, परावर्तन। प्रत्यावर्तन अनुभव मूलक हो, अनुभवगामी होता है, अनुभव की तरफ होता है। अनुभवगामी मतलब अनुभव की तरफ जाता है। परावर्तन अनुभव मूलक होता है, यानी उसके मूल में अनुभव होता है, अनुभव से निकलता है। ये है। बढ़िया। आगे बढ़े। हम्म। अगला पेज भी पढ़ लिया था भैया, इस पे भी बात कर लेते हैं, हो सकता है फिर समय हो जाए, नहीं तो आगे भी चल लेंगे। पहले वाले पे तो चर्चा हो गई उद्देश्य पे। ये स्पष्ट ही है ये पेज, कुछ बात करनी हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े।
हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। ना जीव चेतना से मानव चेतना, मानवीयता पूर्ण आचरण का प्रमाण देने के लिए और सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाण देने के लिए। अखंड समाज, अनडिवाइडेड सोसाइटी, सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ऑर्डर, ये जो है अनडिवाइडेड सोसाइटी, यूनिवर्सल ऑर्डर, इस तरह से जो है इसका प्रमाण मिल जाए। नहीं तो वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो जिंदगी चल रही है और उसी से ही वो अपना पराया के हिसाब से सारी समस्याएं। तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये वाला पार्ट काफी बार बात हो ही चुकी है इसमें। इसको भी पढ़ लेते हैं एक पेज को, जितनी बात आज हो जाएगी दीदी उतना कर लेते हैं। पढ़ेंगे शिल्पा दीदी? हाँ जी भैया, मेरे को लगा कोई और पढ़ना चाहेगा। प्रस्तावना। समाधान बराबर क्यों कैसे का उत्तर। समृद्धि बराबर परिवार सहज आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक नियम सहज उत्पादन। अभय बराबर परस्पर न्याय सुलभता। सह अस्तित्व बराबर चारों अवस्थाओं में संतुलन, नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान ही अपने में सह अस्तित्व रूपी पहला अस्तित्व दर्शन ज्ञान, दूसरा जीवन ज्ञान, तीसरा मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान का बोध मानव को होना है। विवेक एवं विज्ञान। ऐसे ज्ञान का लोक व्यापीकरण करने के क्रम में कार्यक्रम। लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या, मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा का मानवीयकरण, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सहज प्रमाण। जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही दृष्टापद है होने का अध्ययन। दृष्टापद होने के फलस्वरूप जागृति सहज प्रमाण होने का अध्ययन। 20वीं शताब्दी तक मानव परंपराएं अनेक समुदाय में पहचानने की समीक्षा। व्यक्तिवाद समुदायवाद पनपता सर्वविदित है। समीक्षा के फल में समुदाय समाज नहीं, समाज समुदाय नहीं, इसका बोध होना। ठीक है, ये अगले पेज को अभी छोड़ देते हैं, ये व्यापक की बात है, इसको अगले हफ्ते कर लेंगे। इसको देख लेते हैं। शरण भैया, शरण भैया हैं? शरण भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ शरण भैया आप म्यूट पे हैं। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं हम ही लोग। तो ये जो पहले वाली जो बात थी, ये मतलब उद्देश्य के रूप में रखा गया था, और इससे पहले जो था वो एक प्रीफेस टाइप का था, प्राक कथन। अभी ये जो है इसकी प्रस्तावना, मतलब बेसिक जो है प्रपोजल, वो उसको ऐसे रख रहे हैं कि ये समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व। ठीक है, ये जो है ये मूल कॉन्सेप्ट है इसका। तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, इसको साथ के साथ में थोड़ा धरती के रेफरेंस में हाईलाइट भी कर रहे हैं कि इसको क्या कह रहे हैं। तो समाधान क्या कह रहे हैं, क्यों और कैसे का उत्तर। तो ये जो है ये मतलब अभी तक विज्ञान जो है, विज्ञान कैसे वाले पार्ट को हैंडल करता है, तो यहाँ पर क्यों और कैसे का जो है वो कंबाइंड जो हमारी समझ है उसको समाधान कह रहे हैं, है ना? सिर्फ कैसे वाले पार्ट को नहीं कह रहे हैं। चरण भैया आप आ गए? हेलो। हाँ जी शरण जी। ये एक कॉल आ गई थी बड़े हमारे घर के सदस्य की। कोई नहीं, तो थोड़ा हमने शुरू कर दिया, फिर आपको बीच में ले लेंगे फिर से। समृद्धि जो है वो हमने बात की है कि आवश्यकता से
अधिक जो है उत्पादन जब हम कर पाते हैं तो उसको हम समृद्धि कह रहे हैं। अभय जो है, अभय क्या हुआ? भय का खत्म हो जाना, मतलब परस्पर न्याय सुलभता। जब जब न्यायपूर्वक एक दूसरे के साथ में जी पाते हैं, उसी को अभय कह रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला अन्याय कर रहा है मेरे साथ में, या सामने वाले को ये लग रहा है कि मैं अन्याय कर रहा हूँ उसके साथ में, तो फिर आपस में भय का वातावरण बनना जो है वो स्वाभाविक सा है। तो परस्पर न्याय सुलभता होगी, उसको समाज में अभय कह रहे हैं। तो ये शुरुआत परिवार से होगी, परिवार में हम न्यायपूर्वक जी पाएंगे, परिवार के सदस्य, फिर इसका एक्सटेंशन मैनिफेस्टेशन जो है हम पूरे समाज में भी देख सकते हैं। अभी तो काफी चैलेंज जो है वो परिवारों में भी रहता है, परस्पर आपस में सही तरीके से न्यायपूर्वक जी पाने में। फिर सह अस्तित्व आ गया। धरती पर 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं में संतुलन, नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना। इसको जो है ये प्रस्तावना का फर्स्ट पार्ट जो है ऐसा कहा गया। शरण भैया आगे आप चलाएंगे? भैया आगे टाइम है अभी? अच्छा, हाँ, ये तो जल्दी हो जाएगा, इसको कर दे। तो ये तो हो गया वर्तमान स्थिति और आवश्यकता क्या है, ये तो पीछे हो गया होगा, ठीक है। तो अभी ये पेज पूरा पढ़ा गया है क्या भैया? हाँ जी, हाँ जी, वो पूरा हो गया, अच्छा, प्रस्तावना पे आ गए। नहीं प्रस्तावना में भी पूरा पढ़ा गया है या? हाँ, प्रस्तावना में नीचे तक पढ़ लिया है, वापिस पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, तो आगे आप करिए। हाँ, तो ये अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान में अपने सह अस्तित्व रूपी में एक फिर से इसको ज्ञान, विवेक और विज्ञान, इसको तीनों पार्ट में बता दिया। तो ये पहले तीनों पॉइंट्स जो है ये ज्ञान के हैं, है ना? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। ये मैंने बाबा जी की शैली में देखा है कि इसको बार बार हाईलाइट करते हैं। ये जैसे मैं बिल्कुल ऐसा क्लियरली देख पाता हूँ, जैसे हम बच्चे को आते हैं तो उसको पूरा एक पेज दे देते हैं कि इस पे 50 बार ए लिख, अगले पेज पे 50 बार बी लिखो। तो बार बार लिखने से ही जो है वो तो हाथ और मन में सेटल रहता है कि एबीसी क्या है। तो यहाँ पर भी ज्ञान, विवेक, विज्ञान, इसी को समाधान कह रहे हैं। ठीक है, और ज्ञान क्या है? ज्ञान के 3 पार्ट्स है। ये बार बार बाबा जी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम भी अपने में जब भी आए इसको रिव्यू करते रहे कि हमारी स्पष्टता बन रही है कि नहीं बन रही। तो हमने काफी बार इस बारे में बात कर ली है कि ये ज्ञान जो है ये 3 तरह का है, और फिर विवेक और विज्ञान की भी बात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ सकते हैं। ये आगे जब हम और दर्शन पढ़ने जाएंगे, गहराई में जाएंगे जब और पुस्तकों में, तो फिर वहां पर भी बातें आएंगी। अभी मुझे लग रहा है कि इससे हम मतलब जो बिल्कुल नई चीजें आ रही हैं उसके ऊपर ज्यादा बात कर लेंगे। तो इसको लोकव्यापीकरण करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 पार्ट्स में कार्यक्रम बनाए गए हैं। लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या। तो ये जीवन विद्या जो है, ये भी मेरे को कुछ समय लगा ये क्लियर होने में कि ये जीवन विद्या को जीवन विद्या या जीवन विद्या शिविर क्यों कह रहे हैं। कि मानव शरीर और मन का संयुक्त रूप है। शरीर को तो हम समझते हैं, ये जीवन वाला जो पार्ट है, इसको इसको इसकी स्पष्टता जो है वो नहीं है। मतलब अगर हम मैं अपने में देख पाता हूँ कि इवन हमारे परिवारों में, इवन अपने में भी हमने ये आत्मा शब्द ये तो बहुत बार सुना था, लेकिन वो आत्मा से किस वास्तविकता की तरफ रियलिटी हो, किस रियलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो स्पष्टता हमारी बिल्कुल नहीं बनी थी। तो जिसको अभी तक हमने आत्मा के रूप में पहचाना, उसको बाबा जी यहाँ पर थोड़ा-सा उससे अगर कनेक्ट करते हुए चले तो जीवन के रूप में, कि एक हमारा भौतिक स्वरूप है शरीर का, और शरीर के अलावा जो कुछ भी है उसको जीवन कह रहे हैं। उसी का एक पार्ट आत्मा भी है, और उसी के 4 परिवेश भी हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के रूप में। उस जीवन को समझ पाना, उससे पहले ये स्वीकृति होना अपने में ये बिल्कुल स्वीकार हो जाना कि मैं मानव हूँ और शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ। इसको सुनना एक अलग चीज है, इसको सुना देना एक अलग चीज है, इसको अपने में फील करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम जितना समय यहाँ पर बिता रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी स्थिति का ये आंकलन करते रहे कि मैं अपने को जीवन रूप में कितना क्लियरली देख पाता हूँ, कितना क्लियरली समझ पाता हूँ। जितना मैं अपने को जीवन रूप में देख पाता हूँ,
उतना ही फिर मैं अपने बच्चों के साथ में भी, कि तुम भी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हो, और जीवन शरीर को चलाता है, मेरा भी जीवन मेरे शरीर को चलाता है, तुम्हारा भी जीवन तुम्हारे शरीर को चलाता है ना? ये समझ जो है ये शरीर में नहीं है, समझ शरीर के माध्यम से जीवन में है, या जीवन में होती है। इस क्लैरिटी को देख पाना, ये अपने आप में सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है। तो ये जीवन विद्या शिविर और उसके बाद की कुछ यात्रा जो है, वो अपने में इसको दृढ़ता से देख पाना, क्लियरली, कंटिन्यूअसली, कि हाँ, मेरे को कभी इस चीज पे डाउट नहीं रहता, कि कभी मैं भूल नहीं जाता कि मैं जीवन नहीं हूँ, है ना? मैं जीवन हूँ, इसकी तरफ एक इसकी सहज स्वीकृति बन जाती है, निरंतर ध्यान बना रहता है। ये अपने आप में एक काम है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में से 3 कार्यक्रम लिखे, इसमें से पहला जो है वो लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या। फिर उसके बाद में इसको शिक्षा में, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने के लिए शिक्षा का मानवीयकरण, और फिर व्यवस्था के रूप में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, जो पिछली बारी हमने एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड में देखा था। वो एक परिवार से लेके 1000 करोड़ तक जो है वो 10 स्टेप्स में 10 सोपानीय व्यवस्था, उसको परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, उसको भी हम समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे चलते हुए और क्लियरली देख पाएंगे। जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही दृष्टापद है, इसका अध्ययन होना। तो देखने वाला समझने वाला कौन है? आंख है देखने वाला समझने वाला, या मैं हूं समझने वाला देखने ना? इस चीज की क्लैरिटी जो है, तो जीवन ही दृष्टापद में है। ये जब जीवन हूं इस चीज की क्लैरिटी बनती है, तो फिर अगली क्लैरिटी जो है वो ये बनेगी, जीवन विद्या में सर्वप्रथम जो क्लैरिटी है उसमें फिर कि जीवन ही समझता है, जीवन ही दृष्टापद में है। मतलब ऐसा। हाँ जी। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ इसलिए भी कहा जाता है दृष्टापद में जीवन को बार-बार कह रहे हैं, क्योंकि परंपरा में जो है ना, दृष्टापद में मानव को, जीवन को रखा नहीं गया। देखने वाला कोई और है, ठीक है, करने वाला भी कोई और है, भोगने वाला केवल मानव है, ऐसा कहा गया। यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है जीवन ही दृष्टापद में। दृष्टापद में बैठा हुआ ही अध्ययन कर सकता है, दृष्टापद में जो है वही समझ सकता है, तो जीवन ही समझेगा। जीवन ही, क्योंकि दृष्टा किस चीज का? दृश्य का। दृश्य क्या है? सह-अस्तित्व ही दृश्य है, व्यापक है, इकाइयां हैं। तो इस रूप में देखेंगे तो दृष्टापद में जीवन ही है। जी भैया। तो ये जागृत जीवन है, जागृत जीवन है तो दृष्टापद में है, वो सह अस्तित्व को देख पा रहा है। नहीं तो आंख से तो जो है रूपात्मक पार्ट अस्तित्व का दिख रहा है, लेकिन उसको देखने के बावजूद भी समझ नहीं बन रही है। तो भ्रमित मानव को दृष्टापद में नहीं रखा है, जागृत मानव को दृष्टापद में रखा है। ठीक है, भ्रमित मानव ये जो हमारी चमड़े की आंख है इसका उपयोग कर रहा है, जो हमारे समझ वाली आंख है, समझ वाली जो फैकल्टी है उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात। तो बाकी जो है वो व्यक्तिवाद, समुदायवाद, मानव परंपराएं, उनमें समीक्षा के फल में समुदाय समाज नहीं है, समाज समुदाय नहीं है, ये क्लैरिटी हो जाए तो समाज को तभी कहेंगे जब अपना पराया की दीवार खत्म हो जाएगी। अभी पिछले पेज पे भी अपना पराया की बात आई थी। तो समुदाय में अपना पराया रहता ही है कि मेरा समुदाय, तुम्हारा समुदाय, है ना? तो वो अपना पराया जो रहता है वो समुदाय है। उसको हम अखंड समाज यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में नहीं कह रहे हैं। समाज का मतलब अखंड समाज। अखंड समाज नहीं है तो समाज नहीं है, वो फिर समुदाय है। तो समुदाय और समाज जो अभी चरण भैया परिभाषा के रूप में कह रहे थे कि हमारे पास में शब्द बहुत हैं, उन शब्दों को हम प्रॉपरली इस दर्शन में कैसे प्लेस करेंगे? तो समुदाय जो है वो अखंड समाज तक नहीं पहुंच रहा है तो वो समुदाय है। अखंड समाज की कल्पना के साथ ही समाज, नहीं तो समुदाय ही है। इतनी जो है वो बात यहाँ पर हुई। बाकी मेरे को लग रहा है हाँ, 4 बज गए हैं। जैसे किसी कारणवश इकट्ठा हो जाना, जैसे वो कह रहे थे ना कि मान लीजिए शुरू में आदमी जब धरती पर आया तो जंगली जानवरों से ज्यादा डर था, तो इकट्ठा होने लगा कबीले के रूप में। तो वो एक भय के कारण इकट्ठा हो गया। फिर बाद में आदमियों से डर लगने लगा,
तो जो आदमियों को भी मारने लगा वो राजा हो गया, फिर राजा के उसमें इकट्ठा होने लगे, फिर उसमें जातियां हो गई, ऐसे करके इकट्ठा होने लगे। ये सब समुदाय है, यहाँ ये कहा जा रहा है, क्योंकि समझ के आधार पे इकट्ठा नहीं हुए हैं, समझ के आधार पे व्यवस्थित नहीं हुए हैं। जब समझ के आधार पे व्यवस्थित होते हैं, परिवार, परिवार समूह, ग्राम, ग्राम समूह, मंडल, ये सारा जो है ये समाज का स्वरूप जब आता है, इसको समाज बोलते हैं। तो अभी समुदाय चेतना में सभी जी रहे हैं, समाज चेतना में जीना बाकी। जी भैया। बढ़िया, कुछ प्रश्न हो तो 2-4 मिनट और लगा सकते हैं, नहीं तो अब हम बेसिकली वहां पर पहुंच गए हैं। ये वाले जो पॉइंट्स जो भैया बता रहे थे कि 37 या 42 पॉइंट्स हैं, तो ये अब धीरे से जो है ना, ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए, जिनको आदरणीय नागराज जी ने महत्वपूर्ण माना और ऐसा ऐसा ध्यान दिलाया, ऐसा सुझाव दिया कि जब भी 8 दिन का जीवन विद्या का शिविर हो, तो जो भी उसको प्रबोधित करें, वो अपनी तरफ से इन बिंदुओं को सामने रखने की कोशिश की जाए। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि 8 दिन के शिविर में ये सारे के सारे बिंदु प्रबोधक समझा पाए और पार्टिसिपेंट्स समझ पाए, ऐसा होता नहीं है, है ना? ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन कम से कम एक फ़ैमिलियरिटी हो जाए, कम से कम शब्द सामने आ जाएँ, उनका थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा-सा वर्णन सामने आ जाए, तो ये अध्ययन बिंदु हम इसीलिए पढ़ते हैं कि जिन बिंदुओं को आदरणीय नागराज जी ने महत्वपूर्ण माना, हम भी थोड़ा-सा उससे गो थ्रू कर लेते हैं, है ना? और फिर इसके बाद में हम प्रॉपर जो 10 पुस्तकें जो लिखी हैं, जिनमें पूरा का पूरा दर्शन कहा गया है, फिर उसको कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है भैया। तो बताइए, अभी यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं? अभी कोई बातचीत रह गई हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ तो करें, नहीं तो फिर अगले शनिवार को मिलते हैं फिर से। जी भैया। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक ठीक है यू, भैया, थैंक नमस्ते। यू, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते नमस्कार, सभी थैंक को, यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।